मुखबिर की सूचना पे कार्रवाई की गई है। मुखबिर द्वारा बताया गया था कि यहाँ सराय तरीन क्षेत्र थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र में कुछ लोग बहुत दिनों से अवैध जुआ घर चला रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पे पुलिस टीम ने दबिश दी। मौके पे हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें हामिद, सनोप, अब्दुल समद और उसके अन्य 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौके से पकड़ा गया, जिन पे करीब 97,000 रुपये की रिकवरी की गई। उसके साथ अन्य उपकरण जैसे दारू की बोतल और खाली गिलास, नमकीन प्लेट और घास के पत्ते, कई अवैध तरीके से की जो सामग्री थी वो यहाँ पुलिस टीम द्वारा जब्त की गई और आगे जो है मुकदमा लिख दिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही है। मकान भी सील किया गया है। हाँ, अवैध गतिविधियां यहाँ हो रही थी, उस आधार पे कुछ एविडेंस को देखते हुए और इलीगल एक्टिविटीज को देखते हुए पुलिस द्वारा मकान को अभी फिलहाल सील किया गया। कोई हमारी दुश्मनी नहीं है और जो गलत काम करेगा ये कानून का सख्त कार्रवाई। इतनी जो भीड़ है वो इसलिए नहीं बोली, सबको पता है क्या होता है। 4 आदमी खड़े होकर बोल सकते। ठीक है भाई, गलती होती है। थाना क्षेत्र बिल्हौर से मकनपुर जाने वाले रास्ते पर चौखंडी के पास मुखबिर से सूचना मिली कि एक अपराधी लूट के इरादे से आसपास घूम रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची और अपराधी को घेर करके पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस टीम ने फायर किया, जिससे अपराधी के पैर में गोली लगी। यह अपराधी सिकंदर उर्फ कल्लन उर्फ साहिल 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है और इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक फंसा हुआ कारतूस बरामद हुआ है। इसे दवा इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवेश शाक्य, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा से प्रत्याज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। हमारा नाम कन्हैया है। हमारा भैया सुरंदे अरविंदे सूर्य समय हाथ तोड़ दें, हम थाना गए ना, हमारे कोनो सुनवाई नहीं होती है। हमारे हाथ टूटा है, एक्सरा आवा है, लेकिन थाना से कोनो सुनवाई नहीं होता। मारे की धमकी दिए था सुरंदे अरविंदे सूर्यस, लेकिन मारे की धमकी देता, हम कुछ कह नहीं पाते। हमारी सुनवाई की जाए। कहाँ के है? सर में गए। कई तारीख की घटना है? 15 तारीख की घटना है। आज 26 तारीख है के, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हो। थाना जाए तो बोला थी घरे जाओ, रिपोर्ट आने दो। तो हम एक्सरा कराए, हड्डी हमारी टूटी हुई है।
थाने कौन सुनवाई? थाने कोनो नहीं सुनवाई। वो वहाँ जाई तो बोलिए कि का कहती घरे जा। हम कुछ कर नहीं पाए, हड्डी हमारी टूटी है। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर तथा डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना बीटा 2 पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एनआरआई कट के पास गंदे नाले के पुल के नज़दीक 2 संदिग्ध व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए फायर किया, जिसमें सुहेब को गोली लगी है, उसे गिरफ्तार किया गया है तथा जो उसका अन्य साथी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा था उसे भी पकड़ लिया गया है, जिसका कि नाम फजल है। ये सुहेब और फजल दोनों ही सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा थाना क्षेत्र में कई इन्होंने मोबाइल छीनने की घटनाएं की थी। इनके पास से 5 अदद मोबाइल, 1 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खिलवा कारतूस तथा 1 अवैध मोटरसाइकिल मिली है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में इनको जेल भेजा जाएगा। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाएगी। फफूंद क्षेत्र में केशमपुर घाट पड़ता है, उस पे सूचना मिली कि 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। लगभग उनकी उम्र 5-6 साल है। इसमें मौके पे सभी राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि ये कोतवाली औरैया और फफूंद का बॉर्डर पड़ता है, दोनों सीओ साहब और एसएचओ मौके पर आए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा और मिला, जिसने बताया इनकी माँ का नाम प्रियंका, वाइफ ऑफ स्वर्गीय अवनीश। ये अटा बरहुआ, ये थाना फफूंद की रहने वाली है। ये आज सुबह अपने चारों बच्चों को यहाँ घाट पे लेके आई, कुछ इसको खिला के यहाँ पे पानी में डुबो के छोड़ के चली गई। अभी मौके पे 3 बच्चे मिले हैं, जिनमें से 2 मृत अवस्था में मिले हैं, जिनके मुंह से कुछ झाग आ रहा है, और एक बच्चा जो ठीक है, उसने बताया कि मम्मी आज सुबह लेकर आई थी और मुझे भी डुबाया। और जो एक चौथा बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 1.5-2 साल है, वो अभी मिसिंग है। उसकी संभवतः उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसकी डेड बॉडी को ढूंढवाया जा रहा है गोताखोरों से। पूरे प्रकरण में महिला के पति की मृत्यु 1-1.5 साल पहले हो गई थी और ये अपने चचेरे देवर के साथ रह रही थी। किस घटना के कारण इन्होंने किस कारण से ऐसी घटना कारित की है, उसके संबंध में अभी सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। महिला को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूरे घटनाक्रम में कैसे घटना कारित की गई है, क्या हुआ है, उसके अनावरण के लिए टीम्स लगा दिए। और अभी बच्चों का जो 2 बॉडीज मिल गई है, उनका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मौके पे परिवार से बच्चों के नाना और कुछ और लोग आ गए हैं। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका, कौन से मंदिर में पूजा है? मैं प्रकाश नारायण शास्त्री, श्री कृष्ण सत्संग मंदिर कारगिल पार्क में हम पूजा करते हैं। क्या हुआ, क्या पता चला? रात को हम सो रहे थे। रात को सोते समय करीब 1 बजे के लगभग बादल तड़का तो बिजली आई। अब हम समझे आसपास कहीं गिरी होगी, तो कोई बात नहीं। फिर जब बिजली बहुत कस के गिरी और हमारे पंखे दोनों बंद हो गए अपने आप, तो हमें इन्वर्टर क्यों बंद हो गया पता ही नहीं। देखा जाके तो आंगन में गुम्मे में पड़ी पूरी मटेरियल पड़ा। तो हमारी श्रीमती ने रोका कि पानी गिर रहा है, मत जाओ बाहर। और हमने कहा ये गुम्मत का मटेरियल है, कहीं से कहीं ये गिरा है, कुछ नहीं। फिर बाद में आए, समझा तो करके सो गए अपने आप को। लाइट भी नहीं रही लेकिन सो गए। सुबह जब उठे 5 बजे मंदिर खोलने के लिए, तो मंदिर खोलने गए तो गुम्मा उम्मा देखा। फिर छत पे गए ऊपर तो पूरा देखा कि अपनी गुम्मतें भी बिजली गिरी और पूरा मटेरियल छत पे पड़ा। रोड पे काफ़ी दूर दूर तक इसके किंचे फेंकी हैं। जो आसपास के मकानों के लोग बाग हैं उनको दिखाया, उन लोगों ने कहा हमारे घर में भी गिरा मटेरियल, हमारे घर में भी गिरा मटेरियल, दुकानों के पास भी गिरा, शिशु मंदिर के यहाँ गिरा। मतलब काफ़ी भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी जो हम लोगों को भगवान ने बचा लिया, अन्यथा काश उससे बड़ा नुकसान हो सकता था। गुम्मत को ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन गोपाल जी के रहने से हम लोगों को किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हुआ भगवान की मड़ पे गिरा है। हाँ, भगवान की गुम्मत जो बनी है करीब 30-40 फुट की गुम्मत है ऊपर, तो ऊपर 40 फुट ऊपर जो है गुम्मत ने अपने ऊपर ले लिया पूरा। 5-7 फुट का हॉल उसमें हो गया पूरा, चारों तरफ क्रैक हो गया वो गुम्मत पूरी। क्या करेंगे इसके लिए? अब इसके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि पहले तो सुबह उठ के हमने अपने कमेटी को, जो हमारे सचिव हैं लखनलाल पुरोहित को सूचना दी। अब वो सरकार को अवगत कराएं आप लोगों के माध्यम से, कि क्योंकि ये जन सहयोग से सब काम होते हैं।
अब क्षतिपूर्ति हुई है, या तो सरकार भगवान कृपा से पूरा कर दे या जन सहयोग के द्वारा पुनः इसको अच्छा कराया जाए। अगर मरम्मत हो जाए तो मरम्मत हो जाए, अन्यथा उसको निकाल करके दोबारा बनेगी। वो तो ये है। राम क्या हुआ? अब क्या जाने साहब, हम तो घर पे रहे नहीं, हम तो गांव चले गए साहब। फिर हम तो सुबह आए कह लायक सब लोग हमारा खराब सो रही लड़की जगह बोली में नहीं है, तो कह लायक बाहर कुंडी बंद कर हमारा लेके चले गए। क्या नाम है? हाँ नाम लड़की का तुम्हारा? हमारा राम मोहन। कहाँ रहते? बड़ौली। लड़की क्या नाम? शिवानी। कितनी उम्र है? 18 साल है। ये नहीं मालूम कैसे हुआ? नहीं साहब, ये यहाँ पे नहीं। उमेश कुमार। क्या हुआ? वो चाचा की लड़की थी, वो जो है ना फांसी लगा लिया। कैसे? पता नहीं सर, जो है चाचा बाहर गए हुए थे कल रिश्तेदारी में, वो आज सुबह आए मौके पे तो दरवाज़ा बंद करके उसको खुलवाने की कोशिश करी गई, खोले नहीं। फिर 112 डायल किया गया, 112 आके मौके पे जो है दीवार पे आके खुलवाया गया उसको। देखा तो अंदर फांसी लगा रखी है। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। राम मोहन कहाँ? पिता का नाम हिंदू खेड़ा बरौंडी, खीरो थाना खीरो। सर रात्रि में जो वीडियो पेट्रोल पंप पर वीडियो वायरल हो रहा है, सर क्या है पूरा मामला? जो रात में वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो का संज्ञान लिया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर को इस संपूर्ण प्रकरण की जांच सौंपी गई है। वह गहन जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 26 जून 2024 को थाना स्थानीय पर वादी संदीप पुत्र राम किशोर निवासी ग्राम मिझरिया थाना पड़ुआ द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री माही, जिसकी उम्र करीब 4 वर्ष है, को विपक्षी गीता बंगाली, जो कि अभयपुर थाना पड़ुआ की रहने वाली हैं, इनके द्वारा इलाज करने के नाम पर 1500 रुपये ले लिए गए तथा बच्ची को जलाकर चोट पहुंचाया गया। उक्त संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? फरजाना। आज यहाँ एसएसपी ऑफिस आए, किस मामले पर? हमारे में आए कि हमारी सुनवाई हो गई, वहाँ से कुछ नहीं हुई। किटोर शाहजहाँपुर से। क्या हुआ था आपके साथ, पूरा बताओ। लड़ाई झगड़ा हुआ था उनने, हमने कहा तो उन्होंने हमें झाँक ताकी करता है, चारों तरफ से देखता है। जो हमने कहा सादिक से, तो हमें निकाल लगा कि हम तुम्हें मरवाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। बहुत ज़्यादा लेके खड़ा हो गया। 2 भाई हैं, भाइयों को उन्होंने लड़ाई कर दी कि तुम वहाँ जाओगे सलापुर, हम मारेंगे हम तुम्हें। बहुत ज़्यादा धमकी देता है मारने की। मैं कल मेरा टाई थी दवाई लेने, वहाँ भी उन्होंने मुझे धमकी दी, पीछे लगा दी उन लड़के। क्या करता है वो बाहर काम करता है। अच्छा, क्या कहता आपसे? ये कहता है कि तुम मरवा देंगे हम तुम्हें यहाँ हम रहने नहीं देने के। क्या वजह है? घर का मामला था सर। वो तो घर तो बिक चुका, अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ, हम उससे कुछ नहीं कह रहा। 2 महीने से हमने कैमरे लगवा रखे, उसमें हमारी फोटो वो हुई हुई है, जब भी हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, आप नज़दीकी थाने गए इस मैटर को लेकर? जी गए थे, उन्होंने हमें धक्के दे के भगा दिया पुलिस वालों ने कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं होने की। वहाँ ऊपर से फोन आ चुका था। आज अधिकारी के यहाँ पर आए हो, अधिकारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी सुनवाई होगी। मकान को लेकर के विवाद चल रहा है? मकान के नहीं है, ऊपर झाँक के ताकी करता है वो। अच्छा जी, मकान का तो ख़त्म हो चुका सर। जो 2 लड़के थे, जैसे ही वो पुलिस को देखा तो उनमें से एक लड़का भाग गया, दूसरे लड़के को वहाँ पे बलपूर्वक पकड़ा गया और जो जिस बोरे को बहाने का प्रयास कर। क्या नाम है आपका? फरजाना। आज यहाँ एसएसपी ऑफिस आए, किस मामले पर? हमारे में आए कि हमारी सुनवाई हो गई, वहाँ से कुछ नहीं हुई। किटोर शाहजहाँपुर से। क्या हुआ था आपके साथ, पूरा बताओ। लड़ाई झगड़ा हुआ था उनने, हमने कहा तो उन्होंने हमें झाँक ताकी करता है, चारों तरफ से देखता है। जो हमने कहा सादिक से, तो हमें निकाल लगा कि हम तुम्हें मरवाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। बहुत ज़्यादा लेके खड़ा हो गया। 2 भाई हैं, भाइयों को उन्होंने लड़ाई कर दी कि तुम वहाँ जाओगे सलापुर, हम मारेंगे हम तुम्हें। बहुत ज़्यादा धमकी देता है मारने की। मैं कल मेरा टाई थी दवाई लेने, वहाँ भी उन्होंने मुझे धमकी दी, पीछे लगा दी उन लड़के। क्या करता है वो बाहर काम करता है। अच्छा, क्या कहता आपसे? ये कहता है कि तुम मरवा देंगे हम तुम्हें यहाँ हम रहने नहीं देने के। क्या वजह है? घर का मामला था सर। वो तो घर तो बिक चुका, अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ, हम उससे कुछ नहीं कह रहा। 2 महीने से हमने कैमरे लगवा रखे, उसमें हमारी फोटो वो हुई हुई है, जब भी हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, आप नज़दीकी थाने गए इस मैटर को लेकर? जी गए थे, उन्होंने हमें धक्के दे के भगा दिया पुलिस वालों ने कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं होने की। वहाँ ऊपर से फोन आ चुका था। आज अधिकारी के यहाँ पर आए हो, अधिकारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी सुनवाई होगी।
मकान को लेकर के विवाद चल रहा है? मकान के नहीं है, ऊपर झाँके ताकि करता है वो। अच्छा जी, मकान का तो ख़त्म हो चुका सर। जो दो लड़के थे, जैसे ही वो पुलिस को देखा तो उनमें से एक लड़का भाग गया, दूसरे लड़के को वहाँ पे बलपूर्वक पकड़ा गया और जो जिस बोरे को बहाने का प्रयास कर फोटो ठीक है। इन्फॉर्मेशन थी वो तरुण के पास थी। जब एक बार तरुण पकड़ा जाए तब उस महिला का नाम प्रकाश में लाया जाए। सर पूछताछ में इन्होंने बताया कि पैसे की जानकारी कैसे लेगी कि पैसे लेके चले ले यार पकड़ ले, ले गया पकड़ ले सामने करके। पकड़ा दो ठीक है ठीक है पकड़ लो। अरे पकड़ा दो। सही है सही है। ये तो ना जी वो मटर बनाओ। नदी में रख डाले ले जाओ और उस व्यक्ति का पीछा किया और जैसे ही वो वहाँ से पैसा लेके निकले तो उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद में यहाँ से भाग गए। तो पुलिस ने 3 अभियुक्त और 3 लाख रुपए की नकदी और 2 स्कूटी बरामद की। जो तीनों अभी पकड़े गए हैं ये पढ़ाई लिखाई करना इनका अभी पेशा बताया तीनों ने। इनमें से एक बीसी की पढ़ाई कर रहे हैं और दो बीसी की पढ़ाई कर रहे हैं और एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये अभी तीनों जो है वो मेरठ में एक साथ रह के और वहाँ से तैयारी कर रहे थे अपनी। इसमें जो मास्टरमाइंड तरुण है उसके लिए अभी पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी और जो उसके लूट की संपत्ति जो उसके हिस्से में आई उसकी भी बरामदगी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। सर क्या पहले भी कोई लूट कर चुके गिरोह कैसे बनाए इन तीनों अभियुक्तों का इसमें से जो तरुण नामक व्यक्ति है वो अलमासपुर में रहता है और इनमें से जो एक लड़का जो सुमित है ये भी अलमासपुर में रहता है। तो वहाँ से आपस में एक दूसरे को जानते थे और जो बाकी दोनों जो तनिष्क और अभिषेक जो है ये सुमित के साथ रह के मेरठ में साथ में पढ़ाई और तैयारी कर रहे थे। तो इस प्रकार ये चारों की आपस में दोस्ती हुई और फिर इन्होंने लूट की घटना का जो है वो प्लान बनाया और लूट की घटना का ये दो स्कूटी बना। बेटे क्या घटना हुई है? 3 लोग घायल हुए हैं गोली लगने से आपके परिवार के, क्या पूरा मामला है बताएंगे कुछ? जी मेरा नाम सपना है। मैं यहाँ पे 15 दिन से आई हुई हूँ। मुरादाबाद की रहने वाली हूँ, टक्का विष्णु नगर की। उसमें फायरिंग हुई थी। अब 3-3:15 बजे की बात है। तो उसमें मेरे भाई और मम्मी पापा तीनों को गोली लगी हुई है। वो आए मुझे एक मतलब मेरी बहन है छोटी, पायल नाम है उसका, उसके चक्कर में उन्होंने मुझे उठा लिया, मुझे लेके जा रहे थे। वो जब उन्होंने मुझे देखा तो पूछने लगे मेरे सर पे गोली रख के कि पायल कहाँ है। मैंने बोला तुम कौन हो। फिर मैंने उन पे एक हाथ भी उठा दिया था, थप्पड़ मार दिया था मैंने उनके। फिर वो कह रहे पायल बताओ कहाँ। मेरे बच्चे तक पे उन्होंने गोली रख दी थी। फिर पापा भी उठ गए, सब मतलब सब जने उठ गए थे, मोहल्ले वाले भी उठ गए थे सब। फिर भाई ऊपर से आया उतर के, उसने जब चीखें सुनी तो भाई को यहाँ पर आके पकड़ लिया। फिर उन्होंने भाई में गोली चला दी। भाई के बाद जब पापा गए बचाने के लिए फिर पापा पे भी चला दी, मम्मी थी मम्मी पे चला दी। मैं इधर की साइड से आ रही थी, फिर उन्होंने जब मुझमें गोली मारी मैं पीछे कोई हो गई, फिर वो गेट में लग गई जाकर। अच्छा ये पूरा प्रकरण क्या है? कोई मुकदमा लिखवा रखा है आपकी दीदी ने इनके खिलाफ? क्या पूरा है ये मामला? ये
मेरी बहन जो है एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? 2 बार ले भी जा चुका है, ये तीसरे बार का चांस था इसका। मुकदमा कहाँ दर्ज करा रखा आपकी बहन ने? मुकदमा यहाँ से समझो, उसकी शादी भी हो चुकी है। अच्छा, हाँ। तो ये क्या करने के लिए क्या आए थे ये आपके घर पे? मारने की प्लानिंग से आए थे सब लोग, मौजूदगी में 4 लोग थे, बाकी पता नहीं कहाँ बाहर थे, कितने थे ये नहीं पता। अच्छा, मतलब मोहल्ले वालों ने भी उन्हें भागता हुआ देखा, गैर ढाके के थे तो। क्या मौके पे पुलिस आई थी? किस तरीके का कोई तहरीर फहरीर दी है अभी? अभी कुछ नहीं हुआ है। मौके पे पुलिस आई थी? हाँ। मौका मुआयना हो चुका है? हाँ, बाकी सब पूछताछ हो चुकी है। क्या उनकी कोई अपडेट ली है कोई परिवार वालों ने, या आपने? किस तरीके की हालत है उनकी, क्या नाजुक हालत है, क्या है? भाई की हालत ज़्यादा सीरियस है अभी। गोलियां कहाँ कहाँ लगी हैं उनकी? भाई के सीने में है, पापा के हाथ में और मम्मी के पैर में। उनका पापा का हाथ तो काटा भी गया है। अच्छा, किस चीज़ से काटा है? ये नहीं पता, मतलब वो जो सारे लोग थे सब हथियार लेके आए थे, वो खाली हाथ नहीं आए थे। क्या मांग करना चाहेंगी आप? मैं तो इंसाफ ही चाहूँगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे इंसानों को तो। ठीक है बेटा। वीडियो आपने बनाया था, किसने बनाया था? मेरी बहन ने बनाया था। अच्छा, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था, ये भूमि माफिया लोग हैं और ये जेसीबी लेके आए, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं और हमारी नींव खोदने लगे जेसीबी चलाकर। और हमारे घर के घर पर केवल कोई था नहीं, दादा थे केवल। हाँ। दादा गए तो उनको मारने लगे, हम बचाने को गए। हाँ। तो हम लोगों पे उल्टा छेड़खानी की, बदतमीजी की हम लोगों के साथ। और हम लोग घर में घुस गए तो घर के साथ घर में भी घुसकर उन्होंने बदतमीजी की, छेड़खानी की बुरी तरह की, कपड़े अपड़े फाड़े कानों से। ये 50-60 लोग थे, बहुत ही लोग थे और तमंचा बंदूक साथ थे, साथ में लोगों को। थाने गए थे आप लोग? डाटा बांध के बांध रहे थे। थाना गए थे? पुलिस थाने में गई थी। क्या हुआ? थाने में हमने रिपोर्ट एप्लीकेशन दी तो इंस्पेक्टर साहब ने सुनवाई नहीं की। क्या बोले? ये बोल रहे हैं अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। अच्छा, वापस कहने की बात कर? वापस लेने की बात कर रहे हैं। चल, दबाव बना रहे हैं आपको? दबाव बना रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं रही है, हमें इंसाफ चाहिए। जो थाना क्षेत्र में हमारी पुलिस भ्रमणशील रहती है, कल रात जो रामलीला टीला पुलिस है उसको मुखबिर के द्वारा आके सूचना दी गई कि 2 लड़के जो है वो न्याजुपुरा में काली नदी में मोटरसाइकिल से वहाँ गए हैं और कुछ किसी चीज़ को जो है वो नदी में बहाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुरंत इस सूचना पे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पे पहुँचा गया और जो 2 लड़के थे, जैसे ही वो पुलिस को देखा तो उनमें से एक लड़का भाग गया, दूसरे लड़के को वहाँ पे बलपूर्वक पकड़ा गया और जो जिस बोरे को बहाने का प्रयास कर रहे थे उसको वहाँ से बरामद कर, और जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें एक सर कटी हुई और हाथ के पंजे कटी हुई लाश थी। जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये इसकी पत्नी है, इसने 6 महीने पहले इससे शादी की थी। हालांकि परिवार वालों से छिपा के इसने शादी की थी और इस महिला को अपने घर से अलग कमरे का किराया लेके इसको रख रहा था। नदी में डाल रखी, करीब 1 सप्ताह पहले हत्या कर दी थी, नदी में रखी डाल रहा। ले जाओ इसको, ले जाओ जी। मेरा नाम अमरुद्दीन खां जी, पुत्र श्री मुनव्वर खां। मैं वार्ड 11 सभासद हूँ सुजराई पुरावी से जी। और कल एक वीडियो वायरल हो रहा था आपके घर के बाहर का, उसमें कुछ महिलाएं जेसीबी को रोक रही हैं, किस तरीके का वीडियो था, क्या पूरा मामला है? दरअसल सर ये है कि ये एक पूरा ग्रुप है, ये दबंग लोगों का, ये भू माफिया लोग हैं सर। और ये जो है हमारे घर पर और हमारे बराबर जो हमारे प्लॉट पड़े हैं उस पर पूरी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये आए करीब शाम 4 बजे और उन्होंने जेसीबी के द्वारा, और इनके ट्रैक्टर भी थे और करीब 8-10 लोग ये थे और इनके साथी भी थे, करीब 15 लोग थे लगभग। और इन्होंने एकदम जो है हमला बोल दिया है ना, हमारे घर पे कोई था नहीं है ना, और एकदम हमला बोलने के बाद हमारे घर पे महिलाएं जो थीं है ना, इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिलाएं जब घर पे छुप गईं तो इनको अंदर जाके इनके साथ अश्लील हरकत की, सीने नोचे, कुंडल तोड़ लिए और ये कहा कि हम तुमको जान से मार देंगे। और सारे लोग ढाटा बांधे हुए, मुंह को बांधे हुए थे है ना, और ये सत्ता पक्ष के लोग हैं और इनके ऊपर जो है ऐसा आखिर क्यों कह रहा उन्होंने? ऐसा सर ये ऐसा इन पे मतलब नेताओं का हाथ है सर, वो खुल के कह रहे थे कि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, हम सत्ता पक्ष के लोग हैं और बड़े नेताओं का हाथ है। और ये मतलब जो इनका एक पूरा ग्रुप है, ये पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, कानून की व्यवस्था की अगर जो बात करें तो कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कानून व्यवस्था में पुलिस इनको पूरी तरह से मिली हुई है सर,
और पुलिस मैंने खुद जाके वहाँ किया कि मेरे माँ बाप थाने गए थे आप लोग? मैं उनको जैसे सूचना मिली मैं भाग के गया था और मैंने ऐसा ही महोदय से कहा, मैंने सर मेरे माँ बाप को बचा लीजिए, मेरे बीवी बच्चों को बचा लीजिए, वो सर मार रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत थोड़ी देर बाद आए, हमारे ही फादर को उठा के ले गए और हमारे फादर के लहूलुहान है, इस वक्त थाने में बैठे हुए। कल शाम से ना कोई मेडिकल कराया है और ना ही कोई जो है रिपोर्ट लिखी है, बल्कि ये दबाव बना रहे हैं कि हमारी जो है आप रिपोर्ट ले लो वापस, है ना, तो हम आपको छोड़ देंगे। इस तरह से जो सर ये हाल है। और इसके अलावा कई बार इनका पूरा ग्रुप है। हमारे यहाँ गैलनाथ का नहर का पुल है, उस पर इनका कब्जा दिखा रहे हैं। राजा पोखर है एक, हमारे यहाँ राजा लक्ष्मण सिंह हुए, उन पे इनका पूरा कब्जा है। अटल बिहारी पे इनके उस पे कब्जा है। मतलब कुल मिला के भूमाफिया है, पूरे दबंग भूमाफिया हैं। और इन पे जो है खुली बात है, बिल्कुल शो हो रहा है कि इन पे जो है ऊपर से नेताओं का हाथ है, सत्ता पक्ष का। अच्छा, और जिसकी वजह से दब नहीं रहे हैं। ये कह देते हैं हम तुम हमारा कर क्या लोगे, हम तुमको जान से मार देंगे। कल छेड़खानी भी की है। ठीक। 2 दिन पहले थाना नई मंडी के A to Z रोड पे एक व्यापारी से लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें उस व्यापारी की स्कूटी और उसकी स्कूटी के डिग्गी में रखे 4 लाख रुपए कुछ अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट लिए गए थे। इस घटना का अनावरण करने के लिए CO नई मंडी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। आज जो की टीम है उनके द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और इनके कब्जे से जो लूट में स्कूटी इनके द्वारा लूटी गई थी वो बरामद हुई है और जिस स्कूटी से इन्होंने लूट की घटना कारित की थी वो भी बरामद हुई है। और जो 4 लाख रुपए की लूट थी उसमें से 3 लाख रुपए जो इन तीनों के हिस्से में आए थे, ये 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो इन्होंने तीनों ने अपना नाम सुमित, अभिषेक और तनिष्क बताया। ये तीनों अभियुक्त अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इसमें से 2 BCA के स्टूडेंट है और एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इनके पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की गई तो अभी तक इनका कोई मुकदमा होना प्रकाश में नहीं आया है। इन तीनों अभियुक्तों ने बताया कि एक तरुण नामक व्यक्ति है जिसको ये पहले से जानते थे। उसके पास में सूचना थी कि एक व्यापारी जो है वो प्लॉट के लेन देन का पैसा लेकर आज जा सकता है, तो इन्होंने पहले से जो है वहाँ पे मौजूद रह के उसका पीछा किया और फिर उसके बाद में जब वो व्यापारी वहाँ से निकले तो इन्होंने इनको पीछे से जाके स्कूटी से टक्कर मारी और फिर उनके कब्जे से जो है ये पैसा और स्कूटी वहाँ से लूट के ले गए। इसमें अभी तरुण नामक व्यक्ति जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही है। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो लूट की संपत्ति उसके हिस्से में आई है उसको भी बरामद किया जाएगा। सर लूट करने वाले छात्र है, इन्होंने लूट की घटना की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो तरुण नामक व्यक्ति है वो इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड है। उस पर पूर्व में भी मुकदमा होना पाया गया है और ये जो बाकी तीनों हैं ये नई उम्र के लड़के हैं और इन तीनों द्वारा ये प्रथम अपराध करना प्रकाश में आया है। सर एक महिला का भी नाम दिखाया इसमें इन लोगों ने बताया पूछताछ के दौरान कि तरुण जो है वो लगातार फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था जो पैसे का लेन देन होने वाला है उसके संबंध में। तो संभवतः तरुण किसी न किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में रहा होगा जिसके माध्यम से इनको पैसे के लेन देन के बारे में सूचना मिली जो पैसा लेके जाने वाला था और उसी के आधार पर उन्होंने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। माटी ना जाई तू पहले खनवावा काहे कहू कोई समय ना जाई तो ना जाई ना कुछ ना होई तू पहले खनवावा जीप जीप बोला के ए बात पर ना जाई ना जाई ना कुछ ना समझ में हमरा नहीं मरा के मुआवा ओ बतिया सुनो कुछ ना जाई मन गावा को मुआ का गोली मार के लेके जा हम अरे वहां पे वीडियो को मना कर देता आशीष है क्या है पूरा मामला, किस तरह का ये क्राइम कर रहा था और कैसे ये मुठभेड़? ये शाहबाग क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मिर्चा आंख में फेंक कर प्रयास किया गया था शराब के ठेकेदारों से छीनने का। इसी तरह पाली में एक घटना हुई थी तो हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम भी लगी थी और निरंतर कार्रवाई चल रही थी थाने की टीम से। इसी बीच कल आज जो है सुबह में चेकिंग चल रही थी तो 3 लड़के संदिग्ध रूप से आते हुए दिखाई पड़े तो रोका गया, तो जिसमें से एक पकड़ में आ गया और 2 भाग गए थे। तो इसने सारी बातों को बताया कि लोनार में चोरी की है मोटरसाइकिलें और पाली में भी घटना थी, यहाँ भी थी। तो इनके पास शस्त्र थे, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस ले गई थी तड़ेल गाँव के ट्यूबवेल के पीछे में
तो जो वहाँ पर इसने तमंचा लोडेड रखा हुआ था और लेकर भागने लगा और पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया जिसमें घायल हुआ है और इसके पास से तमंचा और कारतूस खोखा सभी बरामद हुए। मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जो लोनार से चोरी हुई थी और पुलिस के 2 जवान भी गिरने पड़ने से घायल हुए। कार्रवाई की गई। सर अभी इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई? अभी तहरीर इनके द्वारा मिल जाए, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है, क्योंकि एक बार परिजन तहरीर दे देते हैं स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि हम लोगों की जो जनपद की क्राइम ब्रांच है और कई थानों की फोर्स है वो लगी हुई है और जैसे ही एक बार तहरीर प्राप्त होती है उसमें जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो अब तक गाजीपुर पुलिस में होती रही है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और मुझे धक्का देते ही उन्होंने चाकू रख दिया मेरे शर्टन से। मैं तभी समझ गया मैं क्या मामला जो है। मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह का ये क्राइम कर रहा था और कैसे मुठभेड़? ये शाहबाग क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मिर्चा आंख में फेंक कर प्रयास किया गया था शराब के ठेकेदारों से छीनने का। इसी तरह पाली में एक घटना हुई थी तो हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम भी लगी थी और निरंतर कार्रवाई चल रही थी थाने की टीम से। इसी बीच कल आज जो है सुबह में चेकिंग चल रही थी तो 3 लड़के संदिग्ध रूप से आते हुए दिखाई पड़े तो रोका गया, तो जिसमें से एक पकड़ में आ गया और 2 भाग गए थे। तो इसने सारी बातों को बताया कि लोनार में चोरी की है मोटरसाइकिलें और पाली में भी घटना थी, यहाँ भी थी। तो इनके पास शस्त्र थे, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस ले गई थी तड़ेल गांव के ट्यूबवेल के पीछे में। तो जो वहाँ पर इसने तमंचा लोडेड रखा हुआ था और लेकर भागने लगा और पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया जिसमें घायल हुआ है और इसके पास से तमंचा और कारतूस खोखा सभी बरामद हुए। मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जो लोनार से चोरी हुई थी और पुलिस के 2 जवान भी गिरने पड़ने से घायल हुए। कार्रवाई की गई। सर अभी इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई? अभी तहरीर इनके द्वारा मिल जाए, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है, क्योंकि एक बार परिजन तहरीर दे देते हैं स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि हम लोगों की जो जनपद की क्राइम ब्रांच है और कई थानों की फोर्स है वो लगी हुई है और जैसे ही एक बार तहरीर प्राप्त होती है उसमें जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो अब तक गाजीपुर पुलिस में होती रही है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और मुझे धक्का देते ही उन्होंने चाकू रख दिया मेरे शर्टन से। मैं तभी समझ गया मैं क्या मामला जो है। मेरा नाम चंद्रमोहन गोयल। सर क्या घटना हुई आज आपके घर में? है जी, क्या घटना हुई आपके घर में सर? और 2 बंदे आए और उन्होंने पहले मुझे ज़मीन पर गिरा दिया एक बंदे ने और चाकू रख दिया मेरे यहाँ पर। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा बेटा मुझे मारना मत, नहीं बाकी जो तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। तो फिर वो मुझे अंदर लेके गए मेरे को, और ये मेरे खाना बनाती हैं इनको, और अंदर ले जा कर के चाबी लो, चाबी मैंने बता दिया कहाँ रखी है। उन्होंने अलमारी खोली, रुपए लिए और मैं, मेरी वाइफ और इसको तीनों को इस कमरे में बंद करके चले गए। तो 4 घंटे बाद हम कमरे से बाहर निकले। जब है जी हार्डली मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तो रहे नहीं वो। क्या क्या सामान लेके गए? कुछ नहीं, रुपया बस। कितना रुपया? 2 लाख रुपया, 50-50 हज़ार के 4 पैकेट। वो कैसे अंदर आए? अंदर कैसे आए? वो इस दरवाजे से आए ना, किवाड़ बंद थे। उन्होंने कहा कि किवाड़ खोलो, हमें गवर्नमेंट के आए, हम गवर्नमेंट से आए, लड़कियों के लिए कुछ वो चाहिए डोनेशन टाइप का। तो मैंने कहा चलो कोई बंदे होंगे। उसने आते ही मुझे पटक दिया ज़मीन पर। मैं तभी समझ गया मैंने कहा मामला जो है आप 4 घंटे बाद कमरे से कैसे निकाले? 4 घंटे बाद मेरे पड़ोस वालों ने आके निकाला मुझे। हम 3 जने थे वो, मैं, मेरी वाइफ और मेरी एक कुक। क्या कारोबार करते हैं? मेरा कारोबार करता था, अब कुछ नहीं करता। बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं? बच्चे बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, अमेरिका। अच्छा बाबूजी, ये जानना चाहिए जब
आप कमरे में बंद थे तो कैसे पड़ोसन तक आप पहुंचे? आवाज क्या कर रहे थे आप? शोर मचाया क्या? कैसे? बहुत शोर मचाया हमने, कोई भी नहीं आया, ना इनको आवाज़ पहुंची पड़ोसियों को। बाहर यहाँ इस कमरे में थे हम, तो इसकी आवाज़ बाहर तक तो जाएगी नहीं। जब थक गए हम पड़ गए अपने एसी खोल करके लेट गए। हमने क्या करेंगे, हमने कहा कोई ना कोई आके खोल ही देगा। फिर ये इनको आवाज़ आई पड़ोसियों को, इनको तो बाथरूम में थी, इनको आवाज़ आई कि कोई चीख रहा है, तो उन्होंने आके कॉर्ड खोला। मोहल्ले के 2-4 लोग ले आए वो, और हम बाहर आ गए। गांव शिवपुरी में सर गोली लगने सूचना मिली, सर क्या क्या मौके प्राप्त हुआ? आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे के बीच में पुलिस को सूचना मिली थी। थाना मोड़ा पंडे के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में एक शिवपुरी गांव में ये घर पे कुछ लोग आए हैं और गोली चलाए। उस पर एक आदमी का उसका चेस्ट पर चर्रा लगी है और उसको पापा का भी दादा हत्या से उनका चोट है और उसकी माँ का भी एक चर्रा पड़ी है। ये सूचना अभी मैंने चेक किया हूँ और बाकी ये घटनाक्रम को पता चला है। यहाँ पे पहले से भी जो 2 समूह का, एक लड़के और लड़की के दोनों का पहले से लगातार चल रहा था, उसी में पुलिस ने भी कार्रवाई भी किया है। पहले मुकदमा लेकर उसका संबल थाना में मुकदमा लिखी थी, उसकी बेजोई पुलिस स्टेशन में। वहां से पुलिस मुकदमा लेकर जो मुलजिम का तलाश भी करा था संबल पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे मुला पंडे पुलिस में इस पे यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं था, फिर वहाँ का पुलिस भी पहले भी लगा था, उस परिवार का दबिश डाल रहा था और उसको परिवार जन यहाँ पे कोई नहीं था, मकान वगैरह सब ताला बंद पड़ी थी। फिर भी उन लोगों ने अचानक कल रात आके उस लड़की से मिलने के लिए आए। आज सुबह थाना भोगड़ा को सूचना मिली थी, 112 पर भी सूचना आई थी कि घटारो गांव में किसी रास्ते की बात को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई हो गई और एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना के तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए। जो विवाद है वो एक रास्ते को लेकर है, दोनों बिल्कुल पट्टीदार हैं, चाचा भतीजे हैं और एक दुखद घटना है। और जो मृतक है उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और बाकी शव को, डेड बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है, उसका पीएम करा दिया। और घटना का खुलासा किया गया जिसमें अपनी पत्नी आपके मारा क्या? कल रात थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहां पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और एएसपी साहब द्वारा मौके पे पहुंचा गया और जब दोनों जो लड़के वहाँ पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था, उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहाँ पे घोर घेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से, और जब देखा गया तो उसमें एक सरकटी लाश थी। और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है, इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इससे शादी की थी और न्याजूपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई और आपस में झगड़े होने लगे। तो इसने अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने इसको छुरी से इसका गला काटते हुए इसकी हत्या कर दी थी और फिर इसके बाद में इसको सारे एविडेंसेस को मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके और नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल की बरामदगी की गई है और जो घटनास्थल है उस पर बारीकी से वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और ये एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलन में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। इसने 1 हफ्ते पहले हत्या की थी, तब तक इसने बॉडी को कहाँ पर रखा हुआ था? इसने जब हत्या करने के तुरंत बाद ये रात्रि में हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने जो नदी में जलकुंभी होती है वहाँ पे एक जगह पे ले जाके इसको डाल दिया था और इन लोगों को लगा कि ये डेड बॉडी जो है वो बह के आगे चली जाएगी। कल इन दोनों के द्वारा दिन में फिर जाके वहाँ पे चेक किया गया था तो ये नीचे से ऊपर आ गई थी और ये आगे फंस गई थी, इसलिए इन दोनों के द्वारा
रात्रि में जाके और इसको आगे बहाने का प्रयास किया गया था, जिससे ये जो हत्या के साक्ष्य है इसको मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को इसमें से एक अभियुक्त को दबोचा है। सरकार ने पत्नी की उंगलियां भी काट रखी है सर। इसमें इसने ये नृशंस हत्या की है, जिसके संबंध में गंभीर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगभग इसने 6 महीने पहले शादी करना बताया। क्या नाम है सर? अक्षय कुमार श्रीवास्तव, अध्यापक चौधरी देवी सिंह महाविद्यालय। आज ये क्या दुर्घटना हुई सुबह? आज सुबह हमारे विद्यालय की 2 बच्चियां थीं, ये 6 सेमेस्टर की थीं। जो इसमें एक बच्ची थी पुष्पांजलि, अपने हस्बैंड के साथ पेपर देने के लिए जा रही थी। उसकी एक सहेली भी थी अनामिका, जो उस पर बैठी हुई थी। अचानक ट्रैक्टर आ रहा था, जिस पर एक चालक था, बहुत अनियंत्रित तरीक़ा से चला रहा था। 2-3 बच्चियां बच गई थीं और उसने आके इनमें टक्कर मार दी। दोनों बच्चियां ऑन स्पॉट, इनके सिर से पहिया निकल गया और दोनों एक्सपायर हो गए। तो पूरा विद्यालय परिवार बहुत दुखित है। प्रबंधक जी, प्रिंसिपल साहब, सभी लोग तुरंत पहुंचे मौका पर। बाइक कौन चला रहा था? बाइक उन्हीं के हस्बैंड थे, अभिषेक श्रीवास्तव, पटियाली के रहने वाले हैं, वही चला रहे थे। उनकी कैसी हालत है? वो भी चोट है, ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी चोट। कहाँ भर्ती है वो जिला चिकित्सालय मैनपुरी में ही। ट्रैक्टर वाले को पकड़ लिया गया? ट्रैक्टर वाला वहीं पर पकड़ लिया लोगों ने, गांव के लोगों ने पकड़ा। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग प्रबंधक जी, प्रिंसिपल साहब, सभी लोग आ गए। इस समय पोस्टमार्टम हाउस में है। आज दिनांक 26/6/2024 की शाम करीब 6 बजे हरियाणा से एक बलेनो गाड़ी में 4 युवक हरिद्वार के लिए जा रहे थे। जागाखेड़ी टोल प्लाजा पर टोल देते समय इन लोगों का कर्मचारियों से कुछ विवाद हुआ। इन हरियाणा के लोगों ने टोल के कर्मचारियों से मारपीट कर दी, जिस पर टोल कर्मी भी सभी इकट्ठा होकर इनके साथ मारपीट की। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी और मैं मौके पर पहुंचे। सभी लोगों को मौके से पकड़ लिया गया है। दोनों बच्चों को थाने लाया गया है, बातचीत की गई है। दोनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई, कुछ नहीं। धमकी भी देता है? जी, धमकी दे रखी है, वीडियो है बनी हुई। भैया, मेरा नाम इसाक अहमद। इसाक, कल क्या घटनाक्रम हुआ था? तुम लोग के संग मारपीट हुई? 4 बजे लगभग शेखर और मोनू जे आए जेसीबी लेके, और मेरे पापा अकेले घर पे थे और जेसीबी चालू करके और उनको धक्का मुक्की करने लगे। और मेरे घर पे लेडीज थी और उनकी छेड़छाड़ी की और उनके हाथ पांव भी चलाए। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ज़मीन पे लेके, वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अभी नींव बड़ी हुई है 3 साल पुरानी। कितने साल पुरानी है? 30 साल पुरानी नींव बड़ी। क्या खरीदी थी वो आपने? हाँ, हमारे पापा ने लगभग 60 साल पहले खरीदी हुई है। अभी किसके नाम है वो ज़मीन? वो मेरे पापा के नाम है। मेरे पापा 3 भाई हैं, वो अभी ज़मीन बटी हुई नहीं है। अच्छा, तो कौन लोग हैं जो कब्जा करने नियत से आए? वो है शेखर है, सनोप भगवान दास, मोनू सनोप राजकुमार और राजू सनोप राम प्रकाश। ये 8 दिन कब्जा करने आते रहते हैं। अच्छा, तो क्या और लोगों के भी कब्जे किए हैं इन लोगों? हाँ, इन्होंने और भी कब्जे किए। हमारे बगल में कब्जा कर रखा है। अच्छा, क्या करते हैं ये फर्जी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। इनके कोई आईडी नहीं है और ये दूसरे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास। डीलर का काम करते हैं? कोई, हाँ, प्रॉपर्टी फर्जी डीलर का काम करते हैं। अच्छा, थाने गए थे कल? हाँ, कल हमारे पापा थाने गए। हमारे घर से लेडीज भी गई। एसपी वो थानेदार ने कोई सुनवाई नहीं की है। क्या बोला? उन्होंने ये कहा है अपनी जो एप्लीकेशन दी है उसे वापस ले लो, तो आपके साथ कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों बोला? ऐसा वो जो है कि वो दबंग लोग हैं और उनके दबाव में हैं, ऊपर का उनका दबाव है और पैसे भी ले रखे हैं उन्होंने। किसी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है क्या? जी सर। कौन सी पार्टी से? ये सब भाजपा सरकार से। भाजपा के बनाने हैं? जी। आज भी नहीं छोड़ दे, मान जाए, मैं मान लेगा। आज मैं यहाँ दवाई लेना ही भाभी लोग लगवा दी थी। तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? लड़के लगवा रखे थे, नहीं अभी नहीं हुई कोई सुनवाई। प्यार मोहब्बत हुआ तो अभी महीने भले भले हो, और नहीं तो हमको पहले कोई पता नहीं कोई चीज़ का, अभी तक पता नहीं कोई। हम बताइए हमको। 2 दिन पहले A2Z रोड पे व्यापारी से 4 लाख रुपए और स्कूटी की लूट हुई थी, उसका अनावरण किया जा रहा है। इसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी और लूट की हुई स्कूटी प्लस
जो लूटी हुई स्कूटी, दोनों स्कूटियाँ क्षेत्र में बाइक सवारों की 2 छात्राएं के साथ उनकी मौत हो गई। घटना का क्या पूरा मामला कैसे? आज सुबह एक बाइक पर एक व्यक्ति अपने साथ में अपनी पत्नी और उसकी सहेली को लेके जा रहा था कि बाइक फिसलने के कारण पीछे से आ रहे ट्रैक्टर के नीचे वो लोग आ गए और वहीं पर उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस फोर्स है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में आकर के जो रासलीलाएं की गोपियों के साथ में, उसका सही तरह से भाव नहीं समझ पाए कुमार स्वामी। इन्होंने जो कहा है कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि दृग्भ्रमित हो गई है। ये लोग अनाप शनाप पैसा कमाकर, गौशालाओं के नाम पर पैसा कमाकर, तंत्र विद्या के नाम पर पैसा कमाकर इनकी बुद्धि खत्म हो गई है, क्षीण हो गई है। ये लोग राधा कृष्ण के नाम से खाते हैं और उन्हीं को बदनाम करते हैं। भगवान कृष्ण के नाम से ये लोग कथा करते हैं, सत्संग करते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में ही ऐसे बयान देते हैं। ये बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि कुमार स्वामी की जो संपत्ति है उसकी जांच कराएं। इस व्यक्ति ने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। ऐसे लोगों के संपत्ति जब्त करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे आराध्य भगवान कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं। ये ईश निंदा का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुमार स्वामी ने पहले भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में बयान दिया था, वह भी निंदनीय था। ये लोग सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे मिलकर के हमारे धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरबाज। क्यों मारा अपनी पत्नी को? गलत चल रही थी सर, गलत चल रही थी। गलत किस तरह से गलत चल रही थी? मतलब गलत इस तरह चल रही थी कि मतलब मुझे छोड़ के और किसी के साथ में मतलब बदतमीजी कर रही थी। मेरे बर्दाश्त नहीं, मैंने कर दिया उसको काम। मेरे बर्दाश्त नहीं, मैंने क्या करा उसका काम? मार दी उसे। कब आपने शादी करी थी? उसको ऐसा हो गया 8 महीने। तो किस तरह से आपने हत्या करी? मैंने गला दबा के। विगत दिनों एक रविकरण सिंह किसान थे और चतुर्श्रेणी तहसील के रिटायर्ड कर्मचारी थे। उनकी पत्नी के नाम लगभग 3 बीघा 4 बिस्वा कृषि योग्य जमीन थी। 2012 से चकबंदी चल रही। चकबंदी के दौरान जो उनको चक काट के दी गई थी, वो रकबे के अनुसार मौके पर काट के नहीं दी गई। उसी बात को लेकर के 2018 से अब तक लगातार प्रार्थना पत्र देते रहे। विगत दिनों तहसील दिवस में तत्कालीन उप जिलाधिकारी खागा जो अतुल कुमार थे, उनको उन्होंने तहसील दिवस प्रार्थना पत्र दिया, जहाँ पर उनके द्वारा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कहा कि तुमको जहाँ मरना हो जाके मर जाओ। इसी बात से आहत होकर के 18-19 की रात उनके द्वारा आत्महत्या कर लिया गया और आत्महत्या करने के बाद उनके पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। उसी संबंध में कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पाई गांव गया था, जहां पर उनके परिजनों के द्वारा पूरी सच्चाई से अवगत कराया गया और जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पीड़ित परिवार से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग ये है कि परिजनों को 50 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा दे। नंबर 2, जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और उप जिलाधिकारी की वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है, SIT विशेष जांच दल गठित करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और परिजनों में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। राजस्व अभिलेख में जितनी जमीन है वो नाप करके उनको कब्जा दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन कांग्रेस के द्वारा भेजा गया। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जनपद फतेहपुर। घटना हुई है कौन से? भाजपा नेता के घर के अंदर उसके रिश्तेदार के घर पर लूटपाट की वारदात हुई है। क्या पूरी घटना थी? बदमाश क्या ले गए? ये नौचंदी थाने में एक बुजुर्गवार हैं जिनके यहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ पर 2 युवक आए दोपहर के समय और डोनेशन लेने के बहाने वो घर में एंटर किए और फिर एक चाकू उन्होंने इस्तेमाल किया
और चाकू से डरा कर इनसे करीब 2 लाख रुपए की लूट उन्होंने की है। जो पैसे थे वो अलमारी में थे जिसे वो ले गए हैं और जाते हुए इन्हें बंद करके गए दरवाजे में, लॉक में। बाहर आने पे इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस बल यहाँ पर आया है, मैं भी आया और घटनास्थल हमने देखा है। जो हमारी टीमें लगी हैं वो शीघ्र ही इस केस का अनावरण करेंगी और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, क्या उसमें शनाख्त हुई है लग रहा है? जी, हम सभी स्तर पे हम इसको घटना का अनावरण का प्रयास करेंगे और सारे साक्ष्य संकलित करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या मैनुअल हो, तो उसको घटना को शीघ्र से शीघ्र हम अनावरण करेंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, अब तक कितने बदमाशों की शिनाख्त हुई, मतलब कितने बदमाश घर में दाखिल बताए जा रहे हैं? जी, इसमें 2 बदमाश थे, दोनों नवयुवक बताए जा रहे हैं जो थे, और उन्होंने चाकू का प्रयोग करके इनको डराया। हालांकि किसी को भी इसमें चोट नहीं आई है, और लेकिन इसमें 2 लाख रुपए वो अलमारी में जो रखे थे वो ले गए हैं, तो उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर तक जो है वगैरह भी सर कुछ रही है क्या? दंपत्ति या खाली कैश ही गया है? दंपत्ति कितने घंटे तक? सामने देख ले भाई, सामने अच्छा काम किया है आज अमेठी जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक है। उसी के क्रम में आज आना हुआ है। जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको जनता तक कैसे सुगमता के साथ पहुँचे, उनको इसका लाभ मिले, और जो हमारे निर्माणाधीन कार्य, उन निर्माणाधीन कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जो हमारी कार्यदायी संस्था निर्माणाधीन कार्य कर रही हैं उनको सख्ती के साथ इस बात का निर्देश दिया गया है कि समयबद्ध तरीके से समय सीमा के अंदर गुणवत्ता युक्त उन कामों को पूरा कराएं। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने एक टाइमलाइन भी खींची है कि किन किन कार्यों को कितने दिनों में आप पूरा करा देंगे। कार्यदायी संस्थाओं से भी इस बात को हम लोगों ने लिया है, उनसे वो किया है कि ये जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनको कितनी जल्दी से आप पूरा कराएंगे, और उस टाइमलाइन के बाद हम लोग ऐसे लोग जो काम पूरा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ भी हम लोग सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के भी विषय में हम लोगों ने समीक्षा किया है। ये लोगों को, जो फरियादी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनको न्याय मिले, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे रेवेन्यू से संबंधित हो। इस दिशा में भी संबंधित अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जनता की बात को सुने, जनता की बात की समस्या का समाधान करें, त्वरित ढंग से करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हीला हवाली न हो। कोई भी अधिकारी किसी भी जनता की परेशानी को अनदेखी न करे, बल्कि उन समस्याओं का संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे, उसका समाधान करावे, इस बात के निर्देश दिए गए। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर तंज कसा है, सेंगोर को प्रणाम न करने के लिए, सेंगोर को प्रणाम न करने के लिए। देखिए, अखिलेश यादव का अगर आप देखेंगे, पूरी उनकी कार्यप्रणाली देखेंगे, तो हर समय उनकी कार्यप्रणाली नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें। अखिलेश यादव का अगर देखें तो इसके पहले ईवीएम को बार बार दुहाई देते थे। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, आप ये बताओ ईवीएम ठीक हो गया कि नहीं हुआ? ईवीएम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये अखिलेश यादव जरूर पूछना चाहिए। इस बात का जरूर बयान दें। कम से कम ईवीएम की दुहाई देने वाला व्यक्ति अभी चुनाव के बाद तो इस बात का बयान देना चाहिए, ये भी नहीं दे रहे। और यहाँ तक संसदीय मर्यादा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में ऐसा दल है जो संसदीय मर्यादाओं की बात करता है, संसदीय मर्यादाओं के पालन भी करता है। और इतना ही नहीं, आप अगर देखेंगे हमारी पार्टी की जो वैचारिक विचारधारा
सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ काम करती है। तो इसलिए जो अखिलेश यादव हर समय अनर्गल बयान, अनर्गल तरह की बात, लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, इस चुनाव में उन्होंने देखा होगा आपने, कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण की दुहाई दिया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, आप सबके माध्यम से, कि कांग्रेस से उनका गठबंधन है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को घुसा है। तो जो बात पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, क्या आप पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे? हमारा सवाल, वो न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता होने के नाते मैं उनसे जरूर इस बात को पूछ रहा था कि वहाँ आप क्या न्याय दिलाओ? जिस जम्मू कश्मीर में 370 लगने के कारण ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर ओबीसी, एससी, एसटी को भी आरक्षण का लाभ दिलाने का काम। इतना ही नहीं था, नीट की परीक्षाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं, उसको भी लागू किया। अब इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो हमारे जो, मैं तो पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप संविधान की बात करते हो तो मुस्लिम विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? आप आवाज़ उठाओ। अगर पिछड़ों के हित ऐसी हो, अनुसूचित के हित ऐसी हो, दलित के हित ऐसी हो, तो आप प्रमुखता के बात उठाना चाहिए कि नहीं उठाना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही। हम आने वाले दिनों में इस पर प्रभावित कर रहे हैं। अभी नीट की बात की आपने, नीट के पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। देखिए, राम राजभर का नाम आ रहा है आपके सहयोग। देखिए, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के संरक्षण में कार्रवाई संपादित है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता। देखिए, हार के कारण पर हमारी संगठनात्मक दृष्टि से हमारी पार्टी इस पर समीक्षा कर रही है, और जो भी कमी आएगी उस सबको हम दूर करके अगली योजना, अगले रणनीति के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो पैनल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, पूरे प्रदेश में लोग जा रहे हैं, संगठन के लोग जा रहे हैं, वहाँ फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लेने के बाद हम आगे, हमारी पार्टी इस बात पर निर्णय करेगी कि जो कमी है उस कमी को कैसे हम दूर करें, और दूर करके हम अगले रणनीति के लिए तैयारी करें। निश्चित अनावरण की हमारी पुलिस टीम ने किया, परंतु फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो अभ्यस्त अपराधी हैं और संगठित अपराध में जो लोग लिप्त हैं, उनके विरुद्ध हमारे उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमारी टीम से समन्वय बना और कठोर कार्यवाही उनके विरुद्ध की जाए, डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधी चिन्हित रहें और कार्यवाही करने में कोई कोताही ना बरती जाए ऐसे अपराधियों के विरुद्ध। साथ ही जो हमारे आमजन हैं, मेरठ के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सुरक्षा ना सिर्फ प्रदान की जाए बल्कि उनको आभास भी हो, जो भी लोग घरों से निकलते हैं वो सुरक्षित माहौल फील करें और वापस घर सुरक्षित लौटें। हमारी सड़कें, हमारे सार्वजनिक स्थान सुरक्षित हो, इसका पूरा प्रयास होगा और इसमें हमारी जो पुलिस टीम है उनका पूरा सहयोग लिया जाएगा। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो मुझे बताया गया कि एक यहाँ बड़ा बिंदु है विचार का, जिस पर कि हम हमारी सहयोगी टीम से बात करके और इसमें हम कार्यवाही करेंगे। साथ ही जो अन्य चीजें हैं वो हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया बंधु हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आमजन हैं, उनसे जो भी फीडबैक प्राप्त होगा उनसे संवाद करके जो भी समस्याएं सामने आती है उस पर हम अपनी टीम का साथ विचार विमर्श कर कठोर कार्यवाही करेंगे। और कुछ लोगों के लिए शहर अगर
शहर की फिजा अगर खराब होती है या अपराध किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, तो उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनमें अनुशासन, पुलिसकर्मियों में अनुशासन बना रहे। जो अच्छे लोग हैं पुलिस में उनको प्रमोट किया जाए और जो दुराशय से गलत काम करते हैं उनको दंड मिले। इसमें स्थिति स्पष्ट रहेगी। जो पुलिस का वेलफेयर है, हमारे आरक्षीगण हैं, उनको जो भी संभव सुख सुविधाएं हैं अपने कार्य करने के लिए वो प्रदान की जाए। साथ ही जो हमारे सम्मानित लोग हैं यहाँ पर, वो संवाद कर सकें स्थानीय पुलिसकर्मियों से भी, उनका व्यवहार पुलिसकर्मियों का अच्छा रहे, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो भी बातें इसके अलावा आप लोगों के द्वारा बताई जाएंगी या जनप्रतिनिधियों द्वारा, सम्मानित हमारे व्यापार बंधु हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो भी जन सामान्य के लोग हैं, उनकी जो समस्याएं आती है उस पर आगे संज्ञान लेकर कार्यवाही किया जाए। आपसे एक सवाल है विपिन सर कि दो समस्याएं बहुत ज्यादा पुलिस के एंड पर देखने को मिल रही है मेरठ के अंदर। रात होते ही 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो शराब पी के हुड़दंगबाजी होती है, उसमें कई बार कई सम्मानित लोगों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं हो चुकी है। और दूसरा ये कि इस शहर में क्या मेहमानों का आना मना है। दूसरे नंबर की नहीं मैं वीडियो दे रहा हूँ ना, मुझे दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा बना भैया। हमारा पक्ष जाने की कोशिश नहीं की, हमें तो कागज निकालने का मौका दिया। हमने कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया? हम कोई आतंकवादी है क्या? क्या खुलासा हुआ है? कौन लोग थे, क्या मोटिव था? देखिए, दिनांक 21 और 22 तारीख की रात्रि में थाना ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर क्षेत्र में राधेश्याम एक नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनकी पत्नी सुनीता मिश्रा की घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी थी। इस घटना का खुलासा करने के लिए इसमें पुलिस ने करीब 2 टीमें, एसओजी की और थाना ब्रह्मपुरी की टीम लगाई गई थी। इस घटना का पुलिस द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति उपेंद्र मिश्रा, जो मृतका का छोटा भाई है, उसको पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया था। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने पूरी घटना बताई कि 2 साल पहले करीब जो मृतका की छोटी बेटी है वो घर से भाग गई थी। तो बरेली में कई स्टेशन वो मामा के साथ आ रही थी और बीच में बरेली स्टेशन पे ही वो उतर के कहीं चली गई थी। तो घर वाले, जिनके पूरे जितने घर वाले हैं, ये आरोप इस उपेंद्र पे लगाते थे कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी चली गई है। आपसी घर की कला करीब 2 साल से लगातार कला बनी हुई थी। घटना वाले दिन भी करीब रात्रि 8 बजे इसकी बात मृतका से हुई थी, उपेंद्र की। तो भाई बहन में आपस में काफ़ी ज़्यादा देर तक काफ़ी बात हुई, काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इसमें इसको गुस्सा आ गया। गुस्से के बाद इसने अपना वहाँ से ही प्लानिंग की। ये एक एक्स आर्मी मैन है, 13 साल इसने नौकरी की। तो उसने पूरी प्लानिंग की कि मैं यहाँ पे आके इसको मारूंगा। इसने वहाँ से दिल्ली से यहाँ पे पूरा मुंह ढक के यहाँ पे आया है। आने के बाद इसने रास्ते से एक पत्थर उठाया था, घर में घुस के इसने फिर आपस में इनके कुछ विवाद हुए थे इसमें, जहाँ पे आपको इनिशियली वहाँ पे कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पे इसने पत्थर इनके सिर पे मारा है। फिर अंदर जाके इसने सीन क्रिएट किया और जो ये राधेश्याम है, इनकी पिस्टल थी, पिस्टल जो रिवॉल्वर है, वो रिवॉल्वर से इसने इनको गोली मारी है। गोली मारने के बाद इसने, ताकि इस पर शक ना जाए किसी भी तरह का, इसने वहाँ से एक तो सीन क्रिएट किया, एक लूट का सीन क्रिएट किया गया है। बेसिकली इसने जो लॉकर है वो तोड़ा और ये जो रिवॉल्वर थी वो मृतका के हाथ में इसने पकड़ाई है, तथा इसका फ़ोन और DVR ये लेके चला गया था वहाँ से इसमें। और अभी जो शुरुआती पूछताछ में आया है, किसी और का रोल अभी क्लियर सामने नहीं आया है इसमें। इसी का जो अभी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं घर की आपसी कला है। लूट का वगैरह अभी कोई भी चीज़ इसमें सामने नहीं आई है।
जैसे मैंने बताया, इसने ताकि इस पर शक ना जाए, इसने लूट का सीन क्रिएट किया है इसके अंदर। पुलिस किस तरीके से उस तक? देखिए, उस दिन सीसीटीवी में हमने फुटेज देखी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसका पीछा किया गया। हमारी एसओजी टीम ने काफ़ी इस पर गंभीरतापूर्वक वर्क किया है। इसमें काफ़ी मतलब अंदर तक गई थी इसके अंदर। फिर दिल्ली में इसकी लोकेशन मिली थी। दिल्ली में जब हम लोग गए थे, वहाँ पे पता चला कि ये सुल्तानपुर जा चुका था। जो ये था मृतका के उसमें अंतिम संस्कार में था, वहाँ पुलिस गई थी हमारी, वहाँ से उठा के लेके आई है। फिर इससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार किया था और पूरी घटना जो कि अपनी भाई बहन की जो आपस में लड़ाई थी उसको लेकर बताई जा रही है। सर, बताया जाता गहने ले गया था, पैसे ले गया था घर से, लूटपाट के लिए इसने बहन को मारा था। नहीं, जैसा मैंने बताया कि जो हमने अभी पूछताछ की है उसमें साफ बताया कि इसको गुस्सा था कि जो मृतका की बेटी जो भागी है आशी, उसको ये इसका सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर दिया जा रहा था कि इसने भगाया है। तो इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा हो गया था कि हमेशा इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है ये भगाया है इसने। तो उस गुस्से में आके इसने मारा है। उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर आरोप ना लगे कि इसने मारा है, तो इसने पूरा लूट का एक सीन क्रिएट किया है। इसलिए कुछ जेवर और अपने साथ लेके गया था। इसमें जहाँ तक आपका शराब पीने की बात है सार्वजनिक स्थानों पर, तो इसमें अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और पुलिसकर्मियों को भी इसमें बताया जाएगा कि इस प्रकार से विधिवत कार्रवाई करनी है इसमें, ताकि किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। जो आपने ट्रैफिक की बात बताई है, उसमें अगर ऐसी कोई दुराशय से कार्रवाई की जाती है और ऐसा संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। और हमारा पुलिस का मेरा प्रयास रहेगा कि मेरठ पुलिस आमजन के जीवन को सुगम बनाए, सुरक्षित बनाए, ना कि उसमें व्यवधान उत्पन्न करे। साथ ही सभी का सम्मान बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इस संबंध में मैं अपनी जो पुलिस टीम है उनके साथ जब मैं वार्ता करूंगा इस बारे में बताऊंगा। हमको भी उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जो आमजन है उनके सम्मान की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं की, बालिकाओं की, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को हम अपनी टीम को ब्रीफ करके काम करेंगे। सावन यात्रा निकट है और सारे पुलिस अधिकारी से कितना बड़ा चैलेंज है ये आपके लिए? आगामी त्योहारों को देखते हुए अभी तक मैंने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग का समय नहीं मिला है। आज रात्रि में हम विचार करेंगे इस पे, और जो भी यहाँ योजनाएं बनी हैं, क्योंकि मेरठ जैसा कि आप जानते हैं बहुत पुराना शहर है और पुलिसिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा इसमें यहाँ तैयारी पूर्व में भी रही है कई वर्षों में। तो उसी को देखते हुए हम आगे भी अपनी तैयारी दुरुस्त रखेंगे। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये त्यौहार जितने भी आते हैं उसमें लोगों का सहयोग करें। अगर कोई विधि विरुद्ध कार्रवाई है, कोई उनके द्वारा गलत काम किया जाता है तो उसे रोकें, परंतु उसके लिए त्यौहार में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। सभी को त्यौहार में पुलिस के द्वारा पूरा सहयोग क्या कहेंगे, थाने सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, चौकी सुधरेगी तो जग सुधरेगा। थाने और चौकियों को सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? और अपने सबसे गंभीर समस्या यही है, और FIR दर्ज कराने के लिए पंचायतों को भटकना पड़ता है, तो थाने और चौकियों को सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास? गरीबों को भटकना पड़ता है। जी, इसमें ऐसा है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। एक ही घर में अच्छे लोग भी होते हैं और उसी घर में बुरे लोग भी होते हैं। तो SSP मेरठ के तौर पे मेरा काम रहेगा कि जो पुलिस में अच्छे लोग हैं उनको मैं प्रमोट करूं, और जो दुराशय से पुलिसकर्मी गलत कार्य करते हैं मैं उनको दंडित करूं और उनको काम से हटाऊं। इसी में हम अपनी टीम के साथ विचार विमर्श करके जो भी बातें सामने आएंगी, जो आप लोगों का फीडबैक होगा, जो मेरठ वासियों का फीडबैक होगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रयास ये रहेगा कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी न्याय मिले, और प्रयास पुलिस पूरे करें कि उसको न्याय मिले। सर, मेरठ के ज्यादातर थानेदार समय पर बैठते हैं, लेकिन देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का अपना अलग तरीका होता है, और मैं इस बात में मैं पुलिस कर्मियों को स्वतंत्र रखूंगा कि वो किस प्रकार से क्या कार्य करना चाहते हैं। लेकिन उसमें बात ये ध्यान रखने वाली होगी कि उसमें दुराशय ना हो। हर व्यक्ति एक तरीके से काम कर नहीं सकता, लेकिन अगर अच्छे उद्देश्य के साथ वो काम करेंगे उनको पूरा समर्थन मिलेगा। साथ ही जो फरियादी थाने पे आते हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि थाने में इतना पुलिस बल है कि किसी न किसी स्तर पे उसकी सुनवाई अवश्य होनी चाहिए। यदि थाने में सुनवाई नहीं हो रही तो इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी
या वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है और इसको किस प्रकार से करना है ये भी मेरे द्वारा उनको बताया जाएगा और सारी व्यवस्था देखी जाएगी। पहले मैं समझ लूं, उसके बाद ही मैं इसमें कोई सुधार का जैसा आप लोगों से फीडबैक लेकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। और सती चौरा घाट पर हम परंपरागत ढंग से हर साल मैं मनाता हूँ बलिदान दिवस, उसमें आज आए थे और कार्यकर्ताओं को कहने पर पद यात्रा हुआ। उसके बाद गर्मियों में पत्नी हमारी जो पार्टी के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हें चेस्ट पेन हुआ। चेस्ट पेन होने के नाते हम लोग लाए यहाँ और जो LPS कार्डियोलॉजी है यहाँ उनका इलाज हुआ, ठीक है। अब कैसी पोजीशन? बहुत अच्छा है और कम से कम सरकार का ये संस्थान है और इस संस्थान में आज भी पता चला कि हाँ 95% लोगों को फ्री, पहले तो 24 घंटे फ्री की सुविधा दी जाती है, सामान चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, उसके बाद भी 24 घंटे बाद उसे BPL धारक हो या कार्ड धारक हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, किसी तरह का है, अंत्योदय हो, कोई दीनदयाल, कोई उसके पास लगा कि तो उसके इलाज फ्री मिलता है। तो मैं डॉक्टर को धन्यवाद देता हूँ, स्वस्थ हैं। अभी जांच चल रहा है, अब इनको लगता है कुछ जांचों में ठीक है, नॉर्मल है। मैडम की जो जांच हुई है उसमें क्या निकल के आया है? अभी पहले भी उनको एक बार CT कार्डियो कराया गया था, तो माइनर था। तो अभी तो पहला जांच में तो निगेटिव आया है, फिर आधे घंटे बाद फिर जांच होगा, फिर कैसा। डॉक्टरों ने क्या आश्वासन? उन्होंने कहा अभी थोड़ी कुछ देर तक जांच होने के बाद उन्हें शाम तक छोड़ दिया जाएगा। कहाँ तैनाती है? कि मेरा नाम अनुज सिंह है। मैं 2013 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। अभी मुरादाबाद आने से पहले मैं सीतापुर में जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत था और उसके पहले मैं हापुड़ में जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत था। मैंने SDMशिप बगल के ज़िले बिजनौर में किया है और CDO के रूप में मैं गोरखपुर में था और मैं VC के रूप में भी गोरखपुर में मैंने अपना कार्य दिया है। आज मैंने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है 27 तारीख को और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं मेरे पूर्व के जो दोनों जनपद हैं उससे कुछ अलग हैं। ये शहरीकृत जनपद है। अब मैं इसके पहले जिस जनपद में था वो मुख्यतः एक ग्रामीण परिवेश का जनपद था, तो यहाँ के चैलेंजेस उससे थोड़े भिन्न हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ के जो चैलेंजेस हैं, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में मैं जानूँ समझूँ और उसके अनुरूप यहाँ पे उसका समाधान खोजने का शासन और प्रशासन की मंशा के अनुसार प्रयास करूँगा। क्या प्राथमिकताएं लगी है? देखिए, प्राथमिकता के अगर मैं देखूँ तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जो एक तरीके से कहा जाए तो एक बेहतर शहर इवॉल्व करना ये एक प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी प्राथमिकता रहती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसको धरातल पे कामयाबी से उतारना, ये सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और क्योंकि मैं आज ही आया हूं तो जैसे जैसे मुझे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो वैसे वैसे हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर कार्य करें। शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को लेकर मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहिए? कि मुरादाबाद इधर के दिनों में काफ़ी शांत रहा है और यहाँ पे शांति व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रही है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से मुरादाबाद की जो जनता है, मुरादाबाद के जो लोग हैं वो शांति व्यवस्था को कायम रखने में हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे और मुरादाबाद का एक नाम एक शांति प्रिय और अच्छे जनपदों में जाएगा। थैंक यू। विशेष लोक अभियोजक भारत सरकार, ये यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से केस दाखिल किया गया है DGGI लखनऊ की तरफ से। इसमें DGGI लखनऊ की टीम ने श्री राधे राधे इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर नवीन जैन के यहाँ अपनी रेड डाला था इसमें और 3 दिन तक रेड इसमें चला था। कल इसमें इनका यहाँ पर रिमांड एप्लीकेशन DGGI लखनऊ की तरफ से स्पेशल CGM कोर्ट माननीय कुमुदलता सिंह जी के यहाँ से त्रिपाठी जी के यहाँ दिया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष ने प्रेयर की थी कि इसमें 14 दिन का रिमांड इनका दिया जाए और उस पर माननीय न्यायालय ने इस पर सुनवाई करी और विपक्ष की तरफ से, अक्यूज की तरफ से इसमें बहस करी गई कि इसमें चूँकि 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है इसलिए इनका रिमांड कैंसिल करा जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजन पक्ष का रिमांड का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। बेसिकली इसमें 344 करोड़ रुपए का
टैक्स का इनका दस्तावेजी हेरफेर हुआ है, जो उसमें 52 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी इसमें प्राइमा फेसी भी पाई गई है। ये राधे राधे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कामधेनु सरिया बनाते थे, उसी में सरिया के इनके कुछ डीलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जहां पर इनकी कार्रवाई रेड की चल रही थी। जो इनके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं उसी के आधार पर ये कार्रवाई करी गई है। अभी विभागीय जांच चल रही है, इसमें आगे और भी जो भी इसमें एक्यूज शामिल होंगे उनका नाम आगे आएगा। अभी हम लोग ने डायरेक्टर नवीन जैन का यहाँ पर रिमांड लिया है, जो कि माननीय न्यायालय ने 14 दिन के लिए स्वीकार किया है। अगली तारीख 9 जुलाई इसमें सुनवाई के लिए लगी हुई है। इंटरिम बेल की एप्लीकेशन एक्यूज की तरफ से डाली गई थी, क्योंकि उसकी पोषणीयता नहीं थी इस स्टेज पर, तो उन्होंने उसकी एप्लीकेशन को नॉट प्रेस कर दिया है। बेल एप्लीकेशन आज यहाँ डाला गया, इसमें हम लोग जवाब तैयार कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से हमने समय मांगा है जवाब दाखिल करने के लिए। का नाम बेगमवती वाइफ ऑफ कैलाश चंद्र है। इनके पति की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है और इनके 2 बच्चे हैं, जो ऐसे ही अंत्योदय का कार्ड है उससे ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। और कई बार गांव वालों ने इनकी चंदा से मदद की है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो भी बच्चे गांव वाले चंदा दे करके ही इनका सहारा बनते हैं, और आज तक किसी भी प्रशासन ने कोई किसी तरह की मदद इनको नहीं दी गई है। ऐसे में ये विकलांग हैं और घर को पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन नेता तमाम दावे करते हैं कि ऐसे मदद की वैसे मदद की जाती लोगों की, या इन तक कोई वास्तविक मदद पहुंची है क्या? विकलांग हैं ये चल नहीं पाती, बस पैरों को रगड़ के चलती हैं। इनका अभी एक्सीडेंट भी हो गया था, तब भी गांव वालों ने और अन्य सहयोगियों ने इनकी मदद करके हॉस्पिटल में इलाज कराया था इनका, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। अगर क्षेत्र में हमारे सांसद अभी नहीं हुए हैं देवेश साक्य और जिला अधिकारी जी, इनसे क्या आश्वासन रखते हैं कि क्या? सांसद जी के पास इसकी कोई सूचना नहीं है, और जैसे ही सूचना देंगे तो हो सकता है सांसद जी कुछ करें। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से इनका मकान आज क्षतिग्रस्त हो गया है, इसकी पटिया भी निकल गई है और ये ऐसी स्थिति में नहीं है जो कि अपने बच्चों को और अपनी छत के नीचे रह सकें। तो प्रशासन से मांग है कि इनको एक आवास, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास दिलाने की कृपा करें। सर, आपके द्वारा क्या क्या खामियां पाई गई, क्या दिशा निर्देश दिए हुए हैं? ये यहाँ पे जिला अस्पताल गार्डन में एक औचक निरीक्षण किया, एक सरकारी निरीक्षण आज के दिन में किया है। ऐसे देखा जाए तो मैंने लोगों से बात किया तो ये निकल के आया कि ये लोग का कोई ऐसा सफाई के लिए मैंने निर्देशित किया है, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सीलन इत्यादि आ रहा है, उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि उसको जल्दी हम लोग ठीक करा देंगे। बाकी संचालन अच्छा है, बहुत कोई विशेष बहुत बड़ी खामी अभी नहीं है। सर, यहाँ मशीन खराब पड़ी है अल्ट्रासाउंड की काफी समय से, क्या इसके लिए कोई दिशा निर्देश दिए हुए? तो अभी हम लोग ठीक कराएंगे और आगे और अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द नई अल्ट्रासाउंड मशीन अरे वो तब लगे ना जब वो नीचे से लगे, वो दूसरा लगा हुआ है। सर, आज एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ जो पुलिस ऑफिस पर आई थी और आत्मदाह का प्रयास किया, क्या मामला था और क्या स्पष्ट करने के लिए? आज जनता दर्शन के दौरान ये मालूम पड़ा कि पुलिस कार्यालय के बाहर किसी महिला द्वारा अपने परिवार के साथ आके कोई तेल की कुप्पी ली हुई थी और उसके द्वारा गिराया गया तेल। तत्काल वहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसका एक ज़मीनी प्रकरण चल रहा है। एक नाली है, वो और उसके पड़ोसी, जो पड़ोसी है वो उसका पट्टीदार वगैरह नहीं लगता है। अभी करीब 1 महीने पहले उस नाली का निर्माण दोनों पक्षों की सहमति से हो रहा था, ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा था। कतिपय कारणों से अब जो ये पीड़ित महिला है ये उस नाली को बनना देना नहीं चाह रही है, और उसी को लेके यद्यपि
कोई बात थी तो इन्हें वहाँ स्थानीय स्तर पर जाना चाहिए था। ये आए थे, अभी थाना प्रभारी को बुलवाया है, संबंधित एसडीएम से भी बात करी है। इन्हें लेके ये थाने पे इनके गांव जाएंगे और जो भी इसका, क्योंकि पहले इन दोनों पक्षों में समझौता हुआ है, किन कारणों से जो जानकारी में आया वो यही आया है कि जो महिला है गीता देवी जिसने यहाँ प्रयास किया है, यही अब उस समझौते को नहीं मान रही है, क्योंकि ये ज़मीनी स्थिति की आकलन करने के लिए अभी मौके पे ये लोग गए हैं और जो भी सही है वो करा दिया जाएगा, क्योंकि इनका ये मानना है कि यही सही है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री आवास इसे मिला था, दोनों ही गरीब परिवार हैं। अब ये चाहती है कि वहाँ से नाली ना निकले, दूसरा पक्ष बता रहा है कि वहाँ 15 साल से नाली निकल रही है और इसमें क्योंकि पिछले यद्यपि 1-1.5 महीने से चल रहा है, इनमें समझौता भी हो गया था, अब जो भी होगा सही करा दिया जाएगा। किस विधानसभा का है सर? ये कामोपुर गांव पड़ता है, करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में। एक मिनट क्या हुआ, क्यों आ जाओ ना जी, क्या था मामला? क्या कर ले सर, हम लोग कहीं नाले नहीं। मामला क्या था, किस मामले को लेकर? मामला हमारे घर में शौचालय को पानी लेटरिन बाबा रहे, हमको बार बार मार जा रहा है। कौन मारा जा रहा है, कौन मारा? चलिए। अरे यार तू आज थाना हनुमंत विहार पर एंटी करप्शन टीम कानपुर मंडल द्वारा लेखपाल पंकज कुमार क्षेत्र घाटमपुर के विरुद्ध 50,000 रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में फर्द लिखकर थाना हनुमंत विहार पर दिया गया, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई एंटी करप्शन टीम कानपुर मंडल द्वारा की जाएगी। आप ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाली है, क्या घटना आपके साथ घटी, कौन घटित किया? हमारा नाम अनीता है और हम इधर रहते हैं मिठल चौराहे पे, अंदर रहते हैं गांव में, जंगल में हमारा घर बना है। साहब आए हमारे घर पे हैं तो बोले अंदर। कौन साहब थे, क्या नाम है उनका? तहसीलदार साहब थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो मालूम नहीं है सर मुझे। चेहरे से पहचानती हैं? हाँ, गुप्ता जी थे वो। अच्छा, तो क्या करने आपके घर गए? मेरे घर पे अंदर पहुंचे सीधा वो, और मेरे से बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? तो हमने कहा सर वो बाज़ार गए हैं भाजी लेने के लिए। तो बोलते हैं हमारा हाथ पकड़ लिए, बोलते हैं अगर हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा घर नहीं बच जाएगा, और अगर नहीं मानोगे तो घर कल बिल्लीदार चढ़ा देंगे हम। क्या कहा उन्होंने, क्या मानने के लिए कहा? मानने के लिए कुछ नहीं बोले, हाथ पकड़ा हमारा, बोल रहे हैं सुबह आके हम बिल्लीदार चला देंगे अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो। सिर्फ उन्होंने आपका हाथ पकड़ा? हाँ, और कुछ नहीं किया? सर करने भी देते तब ना सर, हमारा हाथ क्यों पकड़ा उन्होंने? अच्छा। और रात को 8:30 बजे आए वो। अच्छा, अकेले आए थे कि और कोई साथ था? हमारे घर पे वो अकेले ही आए थे। अच्छा, उसके बाद आप क्या किए जब वो आए और चले गए? हाथ पकड़ा तो मैं चिल्लाई साहब। अच्छा, कौन कौन? तो सब लोग इकट्ठे हो गए जी। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद जब भैया ये सब लोग आए तो गाड़ी में बैठ के भाग लिए। क्या चाहती हैं आप? हाँ, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं सर, हमें न्याय चाहिए। आप ये बताइए क्या नाम है आपका, इस समय तहसील में आए हैं, क्या परेशानी है? मेरा नाम विष्णुगिरी है, मैं मिठवल बाज़ार गोसाई ढीवा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में रात 8:30 बजे नायब तहसीलदार बांसी बिंदेश गुप्ता जी दारू के नशे में गांव के दक्षिण गए, जंगल में घर बना हुआ है गोलूगिरी का, उनके घर में ये अपने ड्राइवरों को 100 मीटर दूर ड्राइवर और 2 लेखपाल को खड़ा कर दिए। उसके बाद घर में घुसर गए और महिला थी, उनको उनके साथ बदतमीजी किए तो पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए और तब ये जाके निकले। पूरा गांव इनको देखा है निकलते हुए। मैं जब पहुंचा, हमारे पास फ़ोन आया तो मैं इनसे पूछा तो मुझसे भी बदतमीजी कर रहे थे। पूरा दारू की का बू इनके मुँह से आ रहा था, दारू के नशे में एकदम थे।
योगी मोदी जी की मैंने बात कहा कि आपकी मैं शिकायत मोदी जी से योगी जी से करूँगा, आवश्यकता पड़ेगा तो उन्होंने कहा मैं आप जिसके पास जाना हो जाइए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? उदय प्रताप गिरी, मिठोल गोसाई डेवा। ये बताइए रात में जो घटना घटी आपने क्या देखा? ऐसा है, जब गुहार हुई तो हम गए घर से दौड़ के, तो देखे हैं कि ये तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब 2 आदमी इनके और 100 मीटर की दूरी पर थे, लेखपाल और ड्राइवर गाड़ी। ये उसके घर से निकले, वो गुहार लगाई थी। अब यही हम देखे, इतने में जब हम लोग पहुँच रहे हैं तो ये गाड़ी पर बैठ के भाग गए। कौन क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं है। रात के कितने बजे घटना? 8:30 बजे। आज के वक्त में सबसे डेवलप्ड नेशन अगर किसी को बोलते हैं तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इनको बोला जाता है। कमाल की बात, हमारे यहाँ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता जयशिव शुक्ला जी के जमीन में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह द्वारा जबरदस्ती जो है 10 कड़ी चौड़ा और 300 कड़ी लंबा सड़क फेंकवा करके और उसमें पिच करवा दिया। उसी संबंध में हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ गए थे और अपनी बात को रखे। उसके बाद वहाँ ये एसडीएम, एक जो पूर्व में बरहज में एसडीएम रहे, उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के बारे में मुझे जानकारी है सर, हम बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाकई वकील साहब के जमीन में 10 कड़ी चौड़ा सड़क का निर्माण हो गया है। उस पर उन्होंने कहा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए यहाँ से। यह हुआ कि 6 महीने पहले से आपको दरखास्त दिया गया था, या चाहे होते तो इनके जमीन में जबरदस्ती या बढ़ करके सड़क का निर्माण नहीं हुआ होता। उसके बाद वो आग बबूला हो गए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे ऊपर जो है एकदम बिल्कुल। हमारे साथ गए हुए अधिवक्ता मनोज मिश्रा जी पूर्व सचिव थे, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष PM प्रकाश जी थे, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र त्रिपाठी जी थे और मंत्री अजय कुमार उपाध्याय जी, जो इस समय वर्तमान में हमारे साथ मंत्री हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, वो भी थे। उनके सामने उन्होंने कहा कि जल्दी इस चैम्बर से निकल करके बाहर चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उसमें सुरेंद्र त्रिपाठी जी ने उनको कहा, उसी पर अपना कुर्सी पीछे फेंकते हुए उठ गए, खड़ा हो गए और उसके बाद वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उनके तरफ बढ़े। उसके बाद उनके बीच हमारी बात प्रतिवाद हुआ। आज ये साबित हो गया कि आज वो अपनी टीम भेज करके मौके पर वो जो जमीन इनके में बढ़ करके सड़क निर्माण हुआ था उसको चिन्हित वो अपने कर रहे हैं। तो यह साबित हो गया कि इनके गलती और इनके हरधर्मिता की वजह से यह धरना प्रदर्शन और मुझे जो अपमानित करने का काम किया है, यह जानते हुए कि सिंहासनगिरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इस वक्त, इनको जानते हुए अपमानित करने का काम किया। इससे सभी अधिवक्ता, इस जिले के नहीं पूर्वांचल के सभी अधिवक्ता आहत और मर्माहत हैं, जिसको लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर 19/6/2024 से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि तत्काल प्रभाव से ऐसे जिलाधिकारी को इस जनपद से हटाने का काम करें जो विकास के कार्यों में घूस लेता है, जो यहाँ की सरकारी जमीनों को पट्टे पर बेचने का काम करता है, जहाँ नमामि गंगे का जो करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बाद इसके ऊपर जो जांच चल रही है, उसके बाद भी इस देवरिया में प्रशस्ति पत्र देकर के जो भेजा है उसमें यह देवरिया को लूट रहा है। तमाम जिलों विभागों के पैसों में कमीशन लेकर के ऐसे जिलाधिकारी को यहाँ बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात और बताएं आपसे कि जो जनता दर्शन में जो सरकार ने बनाया है कि जनता दर्शन के माध्यम से जनपद वासियों को राहत मिल सके, उनके समस्याओं का समाधान हो सके, उस समस्याओं का समाधान आज तक जनता दर्शन में एक भी समस्या का समाधान जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया गया और नहीं तो उन जनता को जो अपनी समस्या को लेके आए थे उनको और उलझाने, समस्या का समाधान करने के बजाय उनको उलझा दिया। आज तमाम मुकदमे उसके गलती के परिणाम से यहाँ लंबित है और तमाम मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। एक सरकार की योजना चली थी, उन्होंने कहा कि यहाँ जुडिशरी में रेवेन्यू में जितने मुकदमे लंबित हैं तत्काल प्रभाव से उनको निस्तारित करने का काम करे। इन सबों ने पूरा निस्तारित न करते हुए सभी मुकदमों को खारिज कर दिया, जिसमें आज बातकारी कायमी दे करके उसमें 1 साल और पीछे वो चला गया।
और कायमी दे करके वो ताबी मुकदमे को लंबित कर दिया। कोई मुकदमे का निशान मांगे यदि पूरी नहीं होंगी, मैंने तो मांग ये किया है कि इनका स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाए और इस जनपद को बचाने का काम किया जाए, बातकारियों को सही तरीके से न्याय दिया जाए। और ये जो फैसले में जो पत्रावलियां 3-3, 4-4 महीनों से रखे हैं, जिसमें आदेश पारित नहीं कर रहे हैं और नहीं तो दोष आरोपण दूसरे पर लगाने का काम कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं। हमारी मांगे जब तक ये स्थानांतरित नहीं होते हैं तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से 12 जिलों में 12 जिलाधिकारियों का स्थानांतरण किया। ये किस प्रभाव में, जो कि ये भ्रष्ट जिलाधिकारी इस जनपद में बना हुआ है, कोई प्रतिनिधि इसके खिलाफ लिख करके देने को तैयार नहीं है। यही बस्ती में एक पूर्व विधायक ने लिख के दिया और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थानांतरण कर दिया। यहाँ कोई भी यहाँ मंत्री हो या विधायक हो, कोई लिख करके देने को तैयार नहीं है। आखिर क्या उनको इति है, कौन सा ऐसा लालच है कि जनपद वासियों को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके मुकदमों में सही तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा है और ये आए दिन सभी लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अधिवक्ता समाज का प्रहरी है, उसके प्रतिनिधि को अपमानित करने का काम आपने किया है, जिससे पूरे जनपद नहीं प्रदेश के अधिवक्ता आहत हैं। आज आंदोलित है कि इनको तत्काल प्रभाव से इनका स्थानांतरण किया जाए, तभी हमारा धरना प्रदर्शन और यह हड़ताल समाप्त होगा। सिंहासन गिरी एडवोकेट, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया। डॉक्टरों की लापरवाही से आरोप है कि एक बच्चे की कैजुअलिटी हो गई है, क्या है पूरा घटना में और कैसे हुआ है? इसे ये कहना गलत है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, क्योंकि बच्चा आया ही ब्रॉड डेड था और वो देखते ही स्टाफ ने बता दिया कि ये बच्चा अलाइव नहीं है, पर वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि बच्चा अलाइव नहीं। उसका कहना है कि मैंने तो अभी दूध पिलाया है आधे घंटे पहले, तो बच्चा ठीक था और बच्चे की नाक से दूध निकल रहा था। उस समय जो बच्चा एस्पिरेट कर गया था, सांस की नली में चला गया, उसकी वजह से बच्चे की जान गई। बच्चा हॉस्पिटल में आया कभी? देखिए, कोई भी ऐसे नहीं मान लेता है। बच्चा, उसने बच्चे को दूध पिलाया, उसे तो पता है कि हाँ उसका बच्चा ठीक है, अलाइव है, लेकिन ये नहीं जानता है कि बच्चा अगर बीमार है तो उसको इस तरह से दूध पिलाने से उसकी सांस की नली में चला जाएगा, है ना। पेरेंट्स तो कभी बुरा नहीं चाहेंगे और वैसे कोई भी नहीं बुरा चाहेगा छोटे बच्चे का, पर वो वहाँ क्योंकि सांस की नली में चला गया था, जब तक वो पहुँचा तब तक बच्चा नहीं अलाइव था और वही उसने जो है हमारे स्टाफ ने उसको बताया। परिजन का ये भी आरोप है कि डॉक्टर ने अभद्रता किया है, गिरवान पकड़ा है, गाली गलौज। डॉक्टर तो बाद में आए हैं ना, डॉक्टर अभद्रता नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो स्टाफ के साथ, जो महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो जो गार्ड है उसने उसे रोकने की कोशिश की। वो महिला स्टाफ हमारी वहाँ पे थी ड्यूटी पे और गार्ड था, तो जब वो उनके साथ अभद्रता कर रहा था तो उसको रोकने की कोशिश की गार्ड ने, और कुछ नहीं। ऐसा है, मतलब उन दोनों के बीच हाथापाई हुई है? हाथापाई नहीं हुई है, हाथापाई नहीं हुई, सिर्फ उसने उसे रोक के, जो वो गार्ड है वो खुद ही बेचारा बहुत सीधा है, वो खुद ही डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की। ठीक है, बोलो क्या नाम है आपका? नाम बताना। मेरा नाम तो श्रीदेवी है। कहाँ के रहने वाले? बुरी का। क्या हुआ था? मैंने बच्चे को लाया था यहाँ दिखाने के लिए, मैम बैठी थी, एक मैम वहाँ थी, एक मैम यहाँ थी, कि कह रही थी कि ये बच्चा नहीं है मेरे बस की, यहाँ कहीं अलगे दिखा दो। अपना बच्चा यहाँ खिला रही थी एक तो। फिर एक सर आए थे, वो भी भाई भी आए थे, उनको बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि अपना नाम बता दो। सर नाम नहीं बताया, उसके बाद में पूछे कि तुम बहुत वो हो, बात करने के बदतमीज हो, तुम बात नहीं कर पाते। फिर मोबाइल का फोटो इसने लगे उनका कि हम ये दिखा देंगे कि कोई पूछेगा तो। फिर कह रहे थे वो मोबाइल छीन लिए, उनका गिरवान पकड़ लिए थे, यहाँ कॉलर घुमा दिए। फिर बाद में यहाँ झगड़ा करने लगे भैया सब लोग। डॉक्टरों की लापरवाही से आरोप है कि एक बच्चे की कैजुअलिटी हो गई है, क्या है पूरा घटना में और कैसे हुआ है?
इसे ये कहना गलत है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, क्योंकि बच्चा आया ही ब्रॉड डेड था और वो देखते ही स्टाफ ने बता दिया कि ये बच्चा अलाइव नहीं है, पर वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि बच्चा अलाइव नहीं। उसका कहना है कि मैंने तो अभी दूध पिलाया है आधे घंटे पहले, तो बच्चा ठीक था और बच्चे की नाक से दूध निकल रहा था उस समय। जो बच्चा एस्पिरेट कर गया था, सांस की नली में चला गया, उसकी वजह से बच्चे की जान गई। बच्चा हॉस्पिटल में आया कभी? देखिए, कोई भी ऐसे नहीं मान लेता है। बच्चा उसने बच्चे को दूध पिलाया, उसे तो पता है कि हाँ उसका बच्चा ठीक है, अलाइव है, लेकिन ये नहीं जानता है कि बच्चा अगर बीमार है तो उसको इस तरह से दूध पिलाने से उसकी सांस की नली में चला जाएगा, है ना। पेरेंट्स तो कभी बुरा नहीं चाहेंगे और वैसे कोई भी नहीं बुरा चाहेगा छोटे बच्चे का, पर वो वहाँ क्योंकि सांस की नली में चला गया था, जब तक वो पहुँचा तब तक बच्चा नहीं अलाइव था और वही उसने जो है हमारे स्टाफ ने उसको बताया। परिजन का ये भी आरोप है कि डॉक्टर ने अभद्रता किया है, गिरवान पकड़ा है, गाली गलौज। नहीं, डॉक्टर तो बाद में आए हैं ना, डॉक्टर अभद्रता नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो स्टाफ के साथ जो महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो जो गार्ड है उसने उसे रोकने की कोशिश की। वो महिला स्टाफ हमारी वहाँ पे थी ड्यूटी पे और गार्ड था, तो जब वो उनके साथ अभद्रता कर रहा था तो उसको रोकने की कोशिश की गार्ड ने, और कुछ नहीं। ऐसा है, मतलब उन दोनों के बीच हाथापाई हुई है? हाथापाई नहीं हुई है, हाथापाई नहीं हुई, सिर्फ उसने उसे रोक के, जो वो गार्ड है वो खुद ही बेचारा बहुत सीधा है, वो खुद ही डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की। बोलो, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम तो श्रीदेवी है। कहाँ के रहने वाले? बुहरी का। क्या हुआ था? मैंने बच्चे को लाया था यहाँ दिखाने के लिए। मैम बैठी थी, एक मैम वहाँ थी, एक मैम यहाँ थी कि कह रही थी कि ये बच्चा नहीं है मेरे बस की, यहाँ कहीं अलगे दिखा दो। अपना बच्चा यहाँ खिला रही थी एक तो। फिर एक सर आए थे, वो भी भाई भी आए थे, उनको बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि अपना नाम बता दो। सर नाम नहीं बताए, उसके बाद में पूछे कि तुम बहुत वो हो, बात करने के बदतमीज हो, तुम बात नहीं के बाद फिर मोबाइल का फोटो इसने लगे उनका कि हम ये दिखा देंगे कि कोई पूछेगा तो। फिर कह रहे थे वो मोबाइल छीन लिए, उनका गिरवान पकड़ लिए थे, यहाँ कॉलर घुमा दिए। फिर बाद में यहाँ झगड़ा करने लगे भैया सब लोग। महिला हॉस्पिटल में लेके आया अपने बच्चे को, 11 दिन का बच्चा हुआ, थोड़ा बच्चा का गैस था, तकलीफ था बच्चा का। महिला हॉस्पिटल में लाया, 2 लेडीज थी, उनको बोला मैडम मेरा बच्चा सीरियस है। मैं लेके आया अपना इसमें इमरजेंसी वार्ड में, बोले डॉक्टर नहीं है, हाथ सिर्फ थोड़ा सा पकड़ा, बोला बच्चा आप अलग लेके जाइए, यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आने वाले नहीं हैं। फिर मेरे को बोला, मैं बोला सिस्टर आपका नाम क्या है? नाम पूछने पे मेरे साथ बदतमीजी से बात किया, मैं नाम बताने वाला नहीं। मैं बोला अपना नाम बताइए या डॉक्टर का नंबर दीजिए या डॉक्टर का नाम बताइए। वो बोले नाम में नहीं बताएगा, नंबर नहीं देगा, आपको जो करने का है कर लीजिए, जिसके पास जाने का जाइए। डॉक्टर आया, मेरे को पूछा क्या हुआ, मैं बोला सर मेरा बच्चा ऐसा हुआ। बोला कितने बजे ड्यूटी पे? 10:30 बजे डॉक्टर आया। मैं पूछा सर मेरा बच्चा सीरियस है? बोला ये कुछ नहीं होने वाला, आपका बच्चा ख़त्म हो गया, आप लेके जाइए। मैं पूछा सर आपका नाम क्या है? 10:30 बजे ड्यूटी आने का कोई टाइम है सर? बोला नहीं, आप लेके जाइए, जो करने का करिए। मैं नाम पूछने पर मेरा गिरवान पकड़ के मेरे को धक्का मार के बाहर उकरा। 3 लोग थे, 2 लेडीज़ 3 जेंट्स, मेरे को मारने का भी उकरे। वो मेरे को धक्का मार के बाहर भेज दिए और फिर भी वो जो लेडीज लोग। प्रियांशु अब कहाँ पढ़ती है? जमनाराम कॉलेज। किस क्लास में, किस सेमेस्टर? में 4 सेमेस्टर है। सरकार की तरफ से आज आपको टैबलेट वितरण किया गया आपके महाविद्यालय में। हाँ किया गया है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है सर, टैबलेट मिलेगा तो सबको खुशी मिलेगी सर, हमें को थोड़ा नहीं मिला। सरकार की एक अच्छी पहल है हाँ, स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ये टैबलेट निःशुल्क है, क्या इसके नाम पर कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया है आपके महाविद्यालय में?
हाँ सर, वो होता है ना हर जगह। तो अब ये हमको नहीं पता कि किस लिए करवाया जा रहा है, वो क्यों ले रहे हैं लोग, ये हमको नहीं पता तो है। क्या रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क भी लगा? सर हम लोग अब वो फॉर्म हम लोग जमा किए हैं, अंदर किए हैं लोग ना, अब हम लोग को क्या मतलब कंफर्म क्या है शुल्क कि क्या लिए? 500 लिए हैं। 500 रुपया शुल्क लिया। हाँ। आप मानती हैं कि सही है? सर गलत है, पर क्या करे, वो जो लग रहा है तो सभी दे रहे हैं, तो हम लोग भी दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? अंकु पांडे। कहाँ पढ़ती हैं, किस कॉलेज में, किस कक्षा में? जमुना राम में MA 3rd सेमेस्टर है। अच्छा, आपको टैबलेट मिला? हाँ। दिखाइए थोड़ा। टैबलेट। हाँ। कितनी खुशी हो रही है आपको आज? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अच्छा, जमुना राम में इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था जिसका हाँ। शुल्क लिया गया? हाँ अभी हुआ है। अभी हुआ है। कितना हाँ। शुल्क लिया गया? 500 रुपए लिए। 500। आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से निःशुल्क है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? हाँ मुझे मालूम है, मैं सर से भी बोली कि इसका पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो बोले कि नहीं लगता है, तो देना पड़ा। सब सारे बच्चे दिए हैं। सारे बच्चे दिए। कितने हाँ। बच्चे लगभग? इतना तो नहीं पता कितने, फिर भी एक जितने भी हैं। अंदाजा? हम लोग के एजुकेशन में तो 72 बच्चे हैं। सबने दिया? हाँ। सर टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं, क्या है सर इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से दिया जा रहा है सर? अभी जो टैबलेट का जो वितरण हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जो योजना है जिसमें कि हम युवाओं को सशक्तिकरण उनका हो और वो आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़ सके, उसी के अंतर्गत ये स्वामी विवेकानंद करके एक सशक्तिकरण योजना है, उसी के तहत ये टैबलेट्स और कुछ स्मार्टफोन बांटे गए थे। स्मार्टफोन बांटे गए थे उन बच्चों को जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे थे, जो PG में हैं उनको टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस समय सरकार ने, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये लगता होगा समाज को कि जो है किसी चुनाव के कारण से नहीं, वो सरकार ने संकल्प ले रखा है। तो चुनाव जब होना था उससे पूर्व, क्योंकि चुनाव के दौरान नहीं बांटा जा सकता था, तो उस समय स्मार्टफोन बटे हुए थे। अभी इस समय टैबलेट आए हुए हैं। तो सभी महाविद्यालय में जो PG के छात्र हैं, वहाँ के छात्रों ने एक पोर्टल था, उसके पर रजिस्ट्रेशन कराया था और वहाँ पर कुछ शॉर्ट लिस्टिंग इस तरीके से हुई होगी कि वो छात्र का कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं है, कहीं छात्र 2 जगहों पर एडमिशन लिए रहते हैं, उनके आधार और उनके कह सकते हैं कि फ़ोन नंबर से वो क्रॉस चेक करके उन लोगों ने खुद सूची बनाई है और उसके आधार पर DM के जो है जिला प्रशासन के माध्यम से महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया है और हमारे विश्वविद्यालयों को भी उपलब्ध कराया है। वो वहाँ से उन बच्चों को दिया जा रहा है, उनके नाम लिख के उस पर आए होते हैं। अच्छा सर, ये पूरी प्रक्रिया मतलब निःशुल्क टैबलेट दिया जा रहा है? हाँ हाँ, कोई पैसे नहीं लगते, कहीं कोई पैसे की बात नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है इसका? केवल रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों को उस पोर्टल के तहत पे, और बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसी के तहत आया हुआ है। अब जहाँ बच्चे हैं वो PG के उनको मिल रहे हैं। टाउन डिग्री कॉलेज या हर जगह मैंने पता किया, टैबलेट वितरण हो रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जमुना राम में 500 रुपया प्रति छात्र से लिया जा रहा है। अब देखिए, ये आप देख भी सकते हैं। एक मिनट, आप नहीं तो देखिए ऐसा है ना कि ये हमारे से संबद्ध महाविद्यालय हैं, ऐसी सूचना जैसा कि मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुई थी, आपने बताया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उनसे ज़रूर प्रश्न करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार की योजना मंशा ये है कि सभी को निःशुल्क देना है, तो इस प्रकार से करने से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसा तो जो शहर के विद्यालय हैं या हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा होगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा। लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूत करना छात्रों को और निःशुल्क व्यवस्था सरकार की है, उसको दुर्व्यवस्था में तब्दील करना। देखिए, ये क्या है कि समाज में सब प्रकार के लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, सब प्रकार के लोग हैं। हाँ, ये कुछ जो है हर व्यक्ति को आप नियंत्रित तभी कर सकते हैं जब वो भय से डरते हैं। तो भय से ही प्रशासन चलता है, भय से सिस्टम चलता है। अब उनको इस बात का भय नहीं होगा कि हम करेंगे तो हमारी संदर्भ में बातें इधर उधर जाएंगी, तो स्वाभाविक रूप से अब हमको जानकारी आप लोगों से ही मिली है, पहली बार मैं ये सुन पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम उनसे अपने स्तर से मुझे जो कहना होगा और जो उनको कह सकते हैं कि कार्रवाई करनी होगी, मैं अपने स्तर से करूँगा। और भय कैसे होगा? भय ऐसे होता है कि जैसे जब कार्रवाई होती है, अभी इसमें तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं जितना जिला प्रशासन का है। वास्तव में तो ये जिला प्रशासन अगर जमुना राम को या कह सकते हैं किसी भी महाविद्यालय को, चाहे मुरली मनोहर टाउन को, चाहे गोपाल महाविद्यालय को, जो टैबलेट्स अवेलेबल कराए गए होंगे वो जिला प्रशासन ने कराए हैं। तो मूर्ख जिम्मेदारी, जैसे वहाँ टैबलेट्स कभी कभी कम बेसी भी आ जाते हैं। बहुत लड़कों की समस्या रहती है कि मेरा नहीं आया, मेरा नहीं है। इस बात के लेकर छात्र आंदोलन भी करते रहते हैं कि मेरा क्यों नहीं आया।
फिर वो उसका सही स्पष्टीकरण उनको मिल पाता है रिपोर्टर के माध्यम से, प्रशासन से ही मिलता है। हमारे से आगे पूछते हैं, कभी कभी हमारे पास आते हैं कि तो हम लोग कहते हैं कि हमने आपके फॉर्म तो भरे नहीं, कॉलेज ने ही भरे हैं, महाविद्यालय ने ही भरे हैं, इस नाते आप हमसे वो प्रश्न करने से अच्छा है कि आप जिला प्रशासन से ये जानकारी करें, उनके पास होगा कि आपको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया। यदि आपने सही जो मामला हम लोग बता रहे हैं, क्या आप इसकी जांच कराएंगे आप? नहीं, अगर हमारे पास कोई ऐसा आएगा तो निश्चित कराएंगे, लेकिन ये है कि ये जिला प्रशासन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन फिर भी हम भी एक विश्वविद्यालय के मुखिया के नाते हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सर, ये तो सरकार के छवि को धूमिल करने का प्रयास, ये तो देखिए, बचाने का प्रयास हम कहें बचाएंगे, ऐसा कभी कोई भी नियंता ऐसा कहें सोचेगा कि किसी को बचाने, और तो बचाने से मेरे को क्या लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, पैसा लेने का सर वीडियो भी वायरल हुआ। एक मिनट हो यार, जिस रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं उसी रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपये लिया गया है और बच्चों ने ये बाकायदा बयान दिया, हालांकि बच्चे डर रहे थे इस बात को कहने के लिए, तो ये कितना सही है? हमने कहा ना कि आपने ही मुझे बताया है, इसलिए कितना सही है ये तो जब पूरा तथ्य सामने आएगा तब सही और गलत के बारे में बता पाएंगे। अभी फिलहाल आपने कहा है, आपकी बात को अगर हम विश्वास मान लें तो गलत है। क्या नाम है बेटा आपका? अंकु पांडे। अंकु पांडे, आज आपको क्या मिला है और किस विद्यालय से मिला है? टैब मिला है जमुना राम से। अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन का भी शुल्क लिया गया है टैबलेट के लिए? हाँ, 500 रुपये सर ने लिया है। तो ये सबसे ले रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, सबसे ले रहे हैं। सबसे ले रहा है। हम क्या है बताइए, घबराइए मत। प्रियांशु पांडे। प्रियांशु, कहाँ पढ़ती हैं आप? जमुना राम कॉलेज। आज क्या मिला विद्यालय के तरफ? टैबलेट मिला है। किस क्लास में है आप? किस? में 4th सेमेस्टर है। अच्छा, उसी के तहत आज आपको टैबलेट मिला। तो ये कोई रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया है टैबलेट के लिए? वो तो वहाँ पहले से करवाया गया, उन लोगों को नहीं लगाया, हम लोग आप ये करवाए तो हम लोग को लगा। तो क्या शुल्क भी देना पड़ा है उसका? हाँ, शुल्क देना पड़ा है। कितना? 500 रुपये देना। 500 रुपये देना पड़ेगा। आप सही मानती हैं रजिस्ट्रेशन मोबाइल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसको फ्री दे रही है? देखिए सर, हम लोग को अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि किस लिए लिए हैं, पर सभी लड़के बच्चे दिए हैं 500। सभी दिए हैं। दिया गया है रजिस्ट्रेशन के नाम पे। क्या नाम है आपका? सिप्पू। कहाँ पढ़ती हैं आप? जमुना राम में। तो जो आज आपको टैबलेट मिला है उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाया गया था? पहले से नहीं करवाया गया था, अब करवाया गया है, तो वही 500 रुपये लिए सब लोग। तो ये आज ही जमा हो रहा है? हाँ, जब फॉर्म जमा किए उसी टाइम जमा उसके बाद आपको टैबलेट दिया जाएगा? हाँ, उसके बाद टैबलेट। आप इसको सही मानती हैं? आपको पता है कि गवर्नमेंट इसका कोई शुल्क लेता है? गलत है। यस सर। किस क्लास में है आप? नहीं लगा, MA 4th सेमेस्टर। तो फिर आप लोग बताने में क्यों डर रहे? मैं प्राचार्य डॉक्टर अंगद प्रसाद गुप्ता, श्री जमुना राम PG कॉलेज चितबड़ा गांव बलिया। आज ये टैबलेट किस तरीके का वितरण है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है महत्वाकांक्षी जो योजना चल रहा है स्वामी विवेकानंद, ये टैबलेट का वितरण जो है PG कक्षाओं के छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। हमारे यहाँ टोटल 161 छात्र छात्राओं का टैबलेट मिला हुआ है, जो वितरण कल से ही प्रारंभ कर दिया गया है। आज ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं। सुदूर क्षेत्र का ये जो है ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है, जिसमें PG के बिहार के भी बहुत ज़्यादा लड़के हैं, यूपी के भी बहुत ज़्यादा लड़के हैं। अब हम लोग 10:30 बजे से इन लोगों का बच्चों को देना है? 161 बच्चों को, हाँ, अभी तक लगभग 52-53 बच्चों को वितरित किया जा चुका है। हम लोगों को बच्चों ने शिकायत की है कि 500 रुपीज़ लिए। नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। बच्चे इस तरह की नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है, इस तरह से कोई सूचना नहीं है। तो फ्री मिलता है बच्चों को? नहीं, टैबलेट से इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग फ्री बांटते ही है। आज तक हम लोग शुरू से ही इस तरह का जो है वितरण किया जा रहा है। तो छात्र से क्यों आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो दूर के हैं, वो सब जो है। तौर पे सर ये कहना है कि टैबलेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। ऐसा है कि ये लड़के जो है, जो एमएड कक्षाओं में जो फीस जमा किया गया है, जो फीस जो 10,000 5,000 बकाया है हम लोग पिछले साल से, तो वो काउंटर पर जमा हो रहा है। जो फीस बकाया है, हाँ, काउंटर पर जो फीस बकाया है, फीस का मतलब कि जो एमएड के फीस बकाया है, तो हर बच्चों का 500 रुपये? नहीं, 500 का है, 10,000 5,000 इस तरह का जो है फीस बकाया हुआ है। उस तरह का फीस जो काउंटर पर लिया जा रहा है, इस तरह का सरकार की तरफ से निःशुल्क है ना? ऐसा उस तरह का कोई नहीं है। अगर मान लीजिए लड़के ब्लेम लगा रहे हैं, जो अभी तक एमएड की कक्षाओं में पढ़े हैं, फीस बकाया है, फीस बकाया काउंटर पर लिया जा रहा है। टैबलेट इस तरह का जो है
ब्लेम लगाना गलत चीज़ है। ठीक। ठीक।